बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम, क्योंकि अब जुलाई का मंथ है, अब ये बच्चों को जो छुट्टियां हैं, ख़ास तौर पर मैं सिंध की बात करूँ कि आई थिंक पंजाब में अगस्त में भी छुट्टियां होती हैं, तो बच्चों को ज़रा पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान देना है। घूमना फिरना भी हो रहा है, लेकिन ये जो वेदर आ रहा है ना, मानसून वेदर, जिससे प्रेडिक्शन हो रही है कि बारिश होंगी, तो आप लोगों को, फैमिलीज़ को बड़ा केयरफुल रहना होगा। अच्छा, और अभी से ही आज 2 जुलाई है, मानसून एंटर हो चुका है मुल्क में, लेकिन अभी से ही हम देख रहे हैं कि दिलखराश वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो सवात से हो, चाहे वो नारान से हो। जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग एक तो एडवाइजरीज तो पढ़ें ही पढ़ें, मौसम का हाल भी जानें, लेकिन साथ ही साथ एहतियात भी करें। टिकटॉक्स और स्लो मोशन वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान को दाव पे ना लगाएं। लेकिन हाँ, साथ में ये कि देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिन्होंने जो अंडर 18 बच्चे हैं, 16 इयर्स तक के जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। हम आने वाले शोज़ में इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल जी करेंगे, और बच्चे बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यस, यू आर सो राइट। और हम एलपीजी की बात भी करेंगे। मुझे वो है ना, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ सदफ, शेर तो नहीं सुनाना, शेर ही सुनाना चाहता हूँ। मैं बड़ी ज़ोर से सरकारी रेट पर एलपीजी खरीदना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। मैं अब बेबस होके यही कह सकता हूँ ना कि जितने हमने शोज़ कर दिए एलपीजी के ऊपर, अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई खातिर खास के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किए गए भाई। और कीमतें कम हो गई हैं एलपीजी की, जब से हमने देखा कि आलमी मार्केट में आपने हरमुज़ खुला और सब चीज़ें कम हुई। 380 था सरकारी रेट, अब उससे भी कम हो गई हैं। 308 था, और उसके बाद फिर 302 हुआ, और अब उसके अंदर फिर दोबारा से जनाब कमी की गई। और अब जो न्यू रेट है पर केजी एलपीजी जनाब, वो 241 रुपये है। इमेजिन 241 रुपीस पर केजी एलपीजी, ये ओगरा का सरकारी रेट है। आई थिंक 308 पे चले जाते हैं। नहीं, अब भी 308 पे नहीं गए। अभी भी अभी हम अपने नुमाइंदों से जानेंगे। कल मैंने देखा है जनाब 400, पौने 400, सवा 400 इस तरह से एलपीजी मिल रही है। और अब कितनी ही बात करें इसके ऊपर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इससे तो मैं ये कहूँगी गैर कानूनी, ऊपर से ये तो गुंडागर्दी है। इट इज़ कॉल्ड गुंडागर्दी कि आप इस तरीके से अवाम को लूट रहे हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये रेट मुकर्रर कर रहा है, क्या वो आवाम से बिल्कुल ही उनको नावाकिफ़ है कि उनके क्या हालात हैं, उनके ऊपर क्या मुश्किलात हैं, और हमने जो कमी कर दी है, आया इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके समरात आवाम तक, शहरियों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? तो सरकारी कीमत, जैसे कि साइम बता रहे थे, उसके मुताबिक फ़ी किलो एलपीजी की जो नई कीमत है वो 241 रुपये, यानी कि 241 है। 43 पैसे इसमें और ऐड कर लें, ये मुकर्रर की गई है। लेकिन कराची की मार्केट में एलपीजी फ़ी किलो 360 से 380 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच रही है। जब 302, 308 थी तब 450, पौने 500 मिल रही थी। अब जनाब 241 है रेट। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ 5, 10, 20 रुपए के इजाफे के साथ नहीं बेची जा रही। मुनाफाखोरी इस हद तक की जा रही है कि 100, 150, 200 रुपए कमाए जा रहे हैं पर केजी। पहले तो जंग के बहाने थे, अब कौन क्या एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि जितना इस अवाम ने बोझ बर्दाश्त किया है ड्यूरिंग द इंटायर जंग वाला सारा एपिसोड, जब आपने हुर्मुज़ बंद था, खिराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारी आवाम को, जिन्होंने 450 रुपए पर लीटर पेट्रोल भी भरा है, जिन्होंने 450, 500 रुपए पर केजी एलपीजी भी खरीदी है, अशिया खुरोनोश की कीमतें स्काई राइजिंग थी तब भी खरीदी, और चुप करके बर्दाश्त करते रहे ना बोझ। अब सिर्फ शिकवा और दुख और तकलीफ इस बात की है कि जब सरकारी हुकूमत जो है, जो आपकी वफाकी हुकूमत है, जब वो रिलीफ दे रही है, तो वो रिलीफ आवाम तक पास डाउन क्यों नहीं हो रहा? और इसके लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है, एसी, डीसी, ये तमाम तरह एक पूरा सिस्टम के तहत ये सरकारी निर्खनामे जो है जारी होते हैं, उसके बाद भी पूरा अमल दरामद करवाया जाता है। लेकिन हुकूमत ने जो एलपीजी की कीमत कम की, आवाम तक इसके समरात नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों है? हकीकी फ़वाइद क्यों नहीं पहुँच रहा? ये सबसे बड़ा हम सवाल है। तो ज़रा हम फिर रुख करते हैं मुख्तलिफ़ शहरों का, और हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानिए। अलमास खान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, साथ ही हमारे पेशावर से मौजूद हैं अदनान तारिक। तो उनकी तरफ चलेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले क्या करें, लाहौर चलते हैं? लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में हमें बड़ी सरगर्म नजर आती है, इंतजामिया मुतहरिक नजर आती है। अलमास बताइए, अब तो 241 रुपए रेट हो गया है पर केजी एलपीजी का। इस वक्त आप जिस दुकान पे खड़े हैं वहां पर कितने रुपए पर किलो मिल रही है? साइम, सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद, क्योंकि आपने लाहौर का रुख किया है, और लाहौर में आपको पता है कि
टमाटर प्याज के रेट तो फौरी तौर पर उन्हें कैप्चर किया जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उस पे जो उसका आड़ती भी होगा वो भी छोटा कारोबारी होगा। लेकिन इस एलपीजी का जो मामला है, ये लोगों के बड़े प्लांट्स हैं और बड़े हर प्लांट की अलहदा से कीमत है, और जब ये छोटे दुकानदारों के पास पहुंचती है तो वो अपना फिर दोबारा से एक छोटा सा मार्जिन रखकर तो ये बेचना शुरू कर देते हैं। और कुछ हुकूमतें होती हैं जो कह देती हैं कि हम प्याज टमाटरों की कीमतें कम करने नहीं आए, और कुछ हुकूमतें हैं जैसे मौजूदा हुकूमत वो खामोशी इख्तियार कर लेती है, तो फिर ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे आपने अभी कराची में बताया, लाहौर में 200 रुपये इसका फ़र्क है जो ओगरा के रेट्स हैं कल अनाउंस किए हुए और जो मार्केट में मिल रहा है 200 रुपये। साइम आप परेशान हो जाएंगे अगर ये 200 रुपये इस रिक्शे वाले के जेब में चले जाएं तो उसके घर में कितने दिन रोटी पक सकती है, कितने दिन क्या सिलसिला हो सकता है, वो कितनी कमाई कर सकता है, ये वही बता सकता है कि उसके चेहरे पर रौनक आ सकती है फौरी तौर पर। लेकिन जब उसकी जेब से रिक्शे वाला ने जब ये एलपीजी पे रिक्शा चलाना है तो उसका दिल दुखता है कि 241 रुपये होगी तो वो 430 रुपये से लेकर लाहौर में जो रेट चल रहे हैं वो 460 रुपये तक हैं। मतलब आप 230 रुपये ज़्यादा फ़र्क है, 220 रुपये से 230 रुपये। ये लोग अब कसूर साइम आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसका हो सकता है। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बोला, नहीं, आप बताएं किसका कसूर है, कौन जो है इन सरकारी निरखों पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। अब बिल्कुल जी, ये ओगरा का ये काम है कि ओगरा मुतलका पाकिस्तान में जहाँ जहाँ एलपीजी जाती है वहाँ उन मुतलका हुकूमतों को ख़त लिखे या ईमेल, आजकल तो टेलीफोनिक राब्ते होते हैं, एक व्हाट्सएप का राब्ता होता है, वो मुतलका हुकूमतों को करें कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके सूबे में ये कीमतें चल रही हैं और इस पे अमल दरामद किया जाए 241 पर। तो फिर अगर ये हुकूमतें नहीं करती तो ये भी हुकूमतें इन्वॉल्व होंगी। अलमास, एक बात बताएं, ओगरा रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, ओगरा ने निर्ख जारी कर दिए, इन निर्खों पे अमल दरामद करवाना आपको नहीं लगता कि ये एसीज डीसीज की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, ये ज़ाहिर है वज़ीर आला ने या प्राइम मिनिस्टर ने आकर ये इम्प्लीमेंट नहीं करवानी, ये मुतलका जो इदारे हैं उन्होंने करवानी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मामला है, हर शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, सारे बैठे हुए लोग, लेकिन वो शायद आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। ये शायद ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े प्लांट वाले हैं, और अब तो इंपोर्ट में भी उनको खासी रिलैक्सेशन मिल चुकी है, इंपोर्ट खासी सस्ती हो चुकी है। अब ये इतना 67 रुपये फ़ी किलो जो कीमत में कमी हुई है, ये खासी कमी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब 74 रुपये की कमी हुई तो वो सब जगह पे मिलना शुरू हो गया। लेकिन यही हमारा मुद्दा है अलमास कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस कम होते हैं, पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं, तो वो उसी कीमत पे मिलते हैं जो सरकार तय करती है, जिसका नोटिफिकेशन जारी होता है। एलपीजी के साथ ये इशू क्यों नहीं है, ये मामला क्यों नहीं है? और मुतादिद मरतबा हम इस शो में, इस प्लेटफॉर्म से ये सवाल उठाते रहे कि भाई क्यों सरकारी निर्ख पर, ये कीमतों पर नहीं बेची जा रही है एलपीजी। और दूसरे ये कि आप ये देखें, शिकायती सेल बनाए हुए मुख्तलिफ सूबों की गवर्नमेंट्स ने सरकारी शिकायती सेल बनाए हुए कि वहाँ पर आप इस तरह की शिकायत जो है वो डायरेक्ट आप पहुँचा सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को सूबे के, और उस पर अमल दरामद फौरी होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अदनान हमारे नुमाइंदे पेशावर से मौजूद है, तो मैं वैसे तो हमें अनवर खान ने कराची से ज्वाइन किया है, लेकिन पहले मैं अदनान की तरफ जाती हूँ, पूछना चाहती हूँ। अदनान, ज़रा बताइएगा पेशावर में सरकार किस हद तक आवाम को रिलीफ पहुँचाने में कामयाब हुई है या नाकाम है? किस कीमत पर बेची जा रही है एलपीजी? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एलपीजी की कीमतों में कमी के बावजूद जो है मुनाफाखोर, मैं कहूँगा वो मुनाफाखोर जो है उन्होंने अपने रेट कम नहीं किए और खुलेआम बड़े डाट अंदाज में जो है वो अपनी कीमतों पर मनमाने नर्ख मुकर्रर कर कर बैठे हुए हैं। पेशावर शहर की बात करूं तो 450 रुपये फ़ी किलो एलपीजी जो है, इस एलपीजी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर रसक रोड का रेट जो था वहाँ पर कोई सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो 450 रुपये का रेट था। आज हम फ़कीराबाद में मौजूद है, यहाँ पर इस चौक में जब हम दुकानदार से अभी
10 मिनट पहले पूछे जो उसने मीडिया को देखते हुए बताया कि 400 रुपये फ़ी किलो दे रहा हूँ, तो रेट जो है वो सरकारी तो 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये कम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मनमाने नर्ख जो है उस पर अमल दरामद जो है वो अपने मनमाने रेट जो है वो चल रहे। 450 रुपये फ़ी किलो पेशावर में फ़रोख्त हो रही है। गुलबहार, वर्सक रोड, उसके साथ साथ अंदरून शहर के तमाम रोडों पे, नवाही इलाकों में जितनी LPG की दुकानें हैं, सिलेंडर की दुकानें हैं, वहाँ पर 400 से 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से जो ओगरा की जानिब से रेट तो बता दिए जाते हैं, नरखनामा जारी कर दिया है, लेकिन अमल दरामद किसने करवाना है? आखिर वो कौन माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी? वो कौन माफिया है जिसके खिलाफ कमिश्नर, DC, इनकी टीमें निकलेंगी? क्योंकि यहाँ पर मुनाफाखोर भी पाकिस्तानी है, रेट देने वाले भी पाकिस्तानी, और कमाने वाले और लोगों का जो है खून पसीने की कमाई को चूसने वाले जो है वो भी अपने ही लोग हैं। तो सब इस मामले में जो है बहुत आगे तक निकल चुके हैं, क्योंकि अगर आप 12 kg का सिलेंडर खरीदते हैं तो वो इस वक्त 400 से 450 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से लें तो आपको वो सिलेंडर जो है तकरीबन 5400 का मिलेगा, और अगर वो सरकारी रेट पर लेंगे तो आपको वो 3000 का मिलेगा। तो आप हिसाब लगाएं कि अवाम फ़ी सिलेंडर में तकरीबन 2 से 2500 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है, परेशानी उठा रही है। आखिर कौन सुनेगा इस अवाम की? इंतज़ामिया की टीमें कब हरकत में आएगी? जब महंगाई की बात हुई तो ARY न्यूज़ की टीम ने, ARY न्यूज़ के नुमाइंदों ने, हमने हमेशा जो अवाम के लिए निकले हैं महंगाई के हवाले से, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं भी गुज़िश्ता 15 रोज़ देख लें या 1 महीना देख लें, LPG की कीमतों के हवाले से कंट्रोल करने के हवाले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही है। किसी जगह पर जी आर्जी तौर पर 8C DC की टीमें आके जुर्माना करके ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुनाफा इतना बड़ा होता है कि दुकानदार खुशी से जो है वो तकरीबन 5000, 8000, 10000, 22000 जुर्माने देकर चले जाते हैं। चालान जैसे होने चाहिए ताकि दुकानदार को तकलीफ हो वो जुर्माना अदा करते हुए। ये आप जो कह रहे हैं ना 8000, 10000 जुर्माना, तो उससे ज़्यादा तो मुनाफा कमा रहे हैं, तो जुर्माना देना तो उन्हें कोई मुश्किल ही नहीं लगता होगा फिर तो। सख्त तरीन इकदाम होने चाहिए, क्योंकि LPG की कीमत बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन 400 से 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जब LPG महंगी हुई थी, 15 से 12 रुपये महंगी, तो उस वक्त पेशावर में 450 रुपये तक फ़रोख्त कर रही थी। ये सारी मैं आपको शहर की सूरत हाल बता रहा हूँ, शहर के इलाके बता रहा हूँ। आप नवाही इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर क्या सूरत हाल की, परचून की दुकानों पर वहाँ पर कौन माफिया किस तरह फ़रोख्त कर रहे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अगर सरकारी रेट शहरों कहाँ पर है? में 200 से 250 रुपये इजाफा है। 460 रुपए पर kg LPG बिक रही है, तो मैं फिर इमेजिन कर सकता हूँ कि जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो थोड़े देही नवाही इलाके हैं शहरों के इर्द गिर्द, वहाँ पर तो फिर अपनी मर्जी चल रही है। वहाँ पर तो फिर 500 क्या तो 550 क्या, ये तो फिर अपनी मर्जी रेट के ऊपर बेच रहे होंगे LPG। अनवर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे भी जान लेते हैं कराची में क्या सूरत हाल है। अनवर, आप बताइएगा, क्या कराची में सूरत हाल मुख्तलिफ है लाहौर या पेशावर से, या फिर यहाँ पर भी मनमानी मर्जी के ऊपर LPG फरोख्त की जा रही है? ताज़ा मरतबा इस सूरत हाल के हवाले से बात कर चुके हैं। ताहम अगर अमल दरामद की बात की जाएगी तो मनमानी कीमतें वसूल करने, मुनाफाखोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची के अगर आप उन इलाकों की बात करेंगे जो कि पोश एरियाज़ कहलाते हैं, उन पोश एरियाज़ के अंदर कीमतें ज़्यादा होंगी। उसके बाद अगर आप गोटों और देही इलाकों के अंदर चले जाएँ, कराची के अतराफ की जो आबादी है, वहाँ पर कीमत तकरीबन आपको 400 से 430 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। अगर आप शहर के मदाफ़ाती इलाकों के अंदर आएंगे तो कीमतें 370 से 400 रुपये हैं। यानी बुनियादी तौर पर जो मसला है, मसला ये है कि इनकम्पिटेंसी है, नाअहली है, कि जिसके सबब सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ओगरा जो है बुनियादी तौर पर कीमतों का तयन करने वाला एक इदारा है, वो वाज़ेह तौर पर बता चुका है कि कीमतों का तयन करते हैं। कीमतों के तयन के बाद उसके ऊपर अमल दरामद करना सूबों के अंदर सूबा इंतज़ामिया और शहरों के अंदर ज़िले इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और के साथ साथ जो दीगर मुतल्लिक़ अफराद होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। ताहम ये तमाम के तमाम अफराद अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो सूरत हाल के हवाले से इस दुकान के ऊपर, इस वक्त हम मेन शहाबुद्दीन मार्केट के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ जब हमने आके बात की कीमतों की तो उनका कहना यह था कि हम कीमतें जो हैं वो अपनी मनमानी वसूल करेंगे। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि वो धड़ल्ले से इस बात का इज़हार करते हैं कि वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल करेंगे। तो इसका बुनियादी मकसद ये हो रहा है कि आपकी जो मुताल्लिक़ इंतज़ामिया है, जो मुताल्लिक़ डिप्टी कमिश्नर है, जो मुताल्लिक़ असिस्टेंट कमिश्नर है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इसका जो बराह रास्त असर पड़ रहा है वो आम आदमी के ऊपर। कराची शहर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर ऐसे अफराद हैं जो कि सुबह अलग सुबह निकलते हैं और उनके नाश्तों का जो एहतमाम होता है वो कराची के मुख्तलिफ होटलों के ऊपर होता है। सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो LPG के लिए आप दुकानों पर खड़े हुए होते हैं, शाम को जब आप आते हैं तो गैस नहीं होती। ये मल्टीपल इशूज़ है शहर के अंदर। तो हम इस वक्त हम बात करें खाली LPG की। LPG को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया क़तई तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है और ये मुनाफाखोर इनका एक आप ये समझ लें क्लब बना हुआ है, एक जॉइंट वेंचर है, एक कंसोर्शियम है
جو سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں مل کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے ان مختلف شاپس کے اوپر جو کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر کراچی کے اندر ہے, ہم نے ابھی تک کسی بھی دکان کے اوپر متعلقہ انتظامیہ کو یا کارروائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کارروائی کرنے کے لیے آتے ہیں تو معاملہ بہتاؤ لے دے کر طے کر دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال بالکل واضح ہے. دو ٹوک ہے. بنیادی مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومت ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انور الماس اور عدنان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں سچویشن سے ریلیٹ کر رہے تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پورے ملک میں پیٹرول کا ایک ریٹ ہے, یکساں ہے. بجلی کی بات کریں, بجلی کا ایک ریٹ ہے. کوئی پیٹرول پمپ مالک مجھے کہہ کے دکھا دے کہ بھائی میں اپنی من مرضی ریٹ کے اوپر پیٹرول دوں گا یا میں 200 روپے بڑھا کے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی جرت ہے نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے پیٹرول کو, بجلی کو. تو ایل پی جی کیسے اوگرا کے سرکاری نرخ کے علاوہ من مرضی ریٹ کے اوپر بیچی جا سکتی ہے, وہ بھی 200 250 روپے منافع کے ساتھ؟ کون انوالو ہے اس کے اندر؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کنزیومر کورٹس ہوتے ہیں, آئی تھنک یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا سسٹم اپلائی ہونا چاہیے, یا کنزیومر یہاں جا کر یہ بات کر سکتا ہے کہ جی سرکاری نرخ پر مجھے یہ ایل پی جی نہیں میسر ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہمارے نمائندے عدنان طارق نے بتا دیا اصل وجہ کیا ہے. جرمانے اتنے منیمل قسم کے جرمانے, 8,000 10,000 روپے. ان جرمانوں پر کیا اس سے زیادہ تو منافع کما رہے ہیں, تو انہیں جرمانے دینے میں کوئی آڑ نہیں ہے. لیکن یہ کام انتظامیہ کا ہے کہ میک شور کریں, امپلیمنٹ کروائیں جو قیمتیں آپ خود جاری کر رہے ہیں, جس میں ان کا پروفٹ آلریڈی موجود ہے. یعنی کہ جو قیمت طے ہوئی ہے 241 روپے, اس میں آلریڈی ان کا منافع دکانداروں کا موجود ہے. اس کے باوجود غیر قانونی منافع کمانا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سرکار کو ایکشن میں آ جانا چاہیے. اوگرا کو بھی اس سسٹم کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیوں جاری کی ہوئی جو نرخ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. یہاں سے بڑھتے ہیں, ایک ایسے ایشو کی طرف چلتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میرا جو صحافتی کریئر ہے اس میں اس خبر سے, اس طرح کی خبر میں نے اتنی بار آپ لوگوں کے سامنے بریک کی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ایک جان کا چلے جانا, 2 جان کا چلے جانا, 3 لوگوں کا مر جانا, یہ تو جیسے کوئی خدا نہ خواستہ, معافی کے ساتھ میں آپ سے کہتی ہوں, یہ کوئی معمول کی بات ہے. یہاں پر گل پلازا جیسا واقعہ ہو تو اسے ہم ٹریجڈی کہتے ہیں. ادروائز کوئی ڈمپر کے نیچے, کوئی ٹرالر کے نیچے, کوئی کسی ٹرک کے نیچے آ کر مارا جائے, ہماری جو حکومتیں ہیں, جو انتظامیہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ملایا جاتا ہے کراچی شہر کو پیرس سے, کراچی کی کمپیریزن کیا جاتا ہے لندن سے, کراچی کا کمپیریزن کیا جاتا ہے نیو یارک سے. نیو یارک میں اس طرح آئے دن کو یہ خبر آپ کو ملتی ہے کہ ڈمپر, ٹرالر اور پانی واٹر ٹینکر سے کسی کی جان چلی گئی, وہ اس کے نیچے آ کر کچلا گیا. اچھا, یہ جو آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, آپ کے جذبات ہیں, یہ 100% جسٹیفائڈ ہیں. بینگ اے کراچی آئٹ, آپ جو محسوس کر رہی ہیں, فیل کر رہی ہیں, وہ شاید ہم لوگ نہ کر پائیں. کیونکہ پھر اگر ہم لوگ بھی ایسے ایشوز کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب موازنے کرتے ہیں یہ لوگ, کراچی کا موازنہ کر دیا لاہور کے ساتھ, کراچی کا موازنہ کر دیا اس کے ساتھ. جو آپ باہر کے ملکوں سے موازنہ کر رہے ہیں تو وہاں ایسے جان جائے تو پھر دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوتا. وہی بتا رہا ہوں کہ ہم پہ پھر یہ باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آپ کو بتائیں کہ واقعہ کا پیش آیا کورنگی بلال کالونی میں ایک تیز رفتار ٹرک نے آپ سوچیں 10 سالہ بچے کو کچل دیا. معصوم بچہ, ظاہر سی بات ہے وہ جانبر نہ ہو سکا. ہیوی ٹریفک کے باعث شہر میں جناب شہریوں کی زندگیاں مسلسل خطرے میں ہیں. رواں سال کے صرف 182 دنوں میں ڈمپرز, ٹریلرز اور واٹر ٹینکرز اور دیگر بھاری گاڑیوں نے کی جو ٹکر ہے, جو ایکسیڈنٹس ہیں, ان سے 154 افراد ابھی تک جان کی بازی ہار چکے ہیں. 154 افراد, اور ابھی آدھا سال ہوا ہے. داد و شمار ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹریلرز کے حادثات میں 73, واٹر ٹینکر سے 41, بسوں سے 17, مزدہ گاڑیوں سے 15, جبکہ ڈمپرز کی زد میں آ کر 8 افراد جاں بحق ہوئے. یہ جو میں آپ کو نمبرز بتا رہا ہوں, میں بھیڑ بکریوں کے نہیں بتا رہا, یہ میں انسانی جان کی بات کر رہا ہوں. 41, 15, 17, 18, معصوم بچہ 10 سال کا, کوئی 8 سال کا, کوئی پوری فیملی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک میٹروپولیٹن شہر کے اندر کی یہ خبریں رپورٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. کورنگی کا واقعہ بتا دیتے ہیں. اللہ والا ٹاؤن میں 25 سال کا نوجوان موٹر سائیکل بچاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا. 2 ڈاکوؤں نے عباس جمال سے بائک چھیننے کی کوشش کی, لیکن اس نے مزاحمت کی, جس پر جو ڈکیت تھے انہوں نے گولیاں مار دی. اور شہر قائد میں ہم 6 ماہ میں دوران ڈکیتی مزاحمت کے جو صرف واقعات ہیں اس میں جاں بحق افراد کی اگر آپ کو تعداد بتائیں تو وہ 40 ہو گئی ہے. ڈکیتوں سے بائک چھیننے سے پہلے وہ اللہ کے واسطے دیتا رہا, لیکن ڈاکو ہیں, ان کو کیا رحم آئے گا, ان کو رحم نہیں آیا. تو یہ کچھ منظر آپ کو ہم دکھاتے ہیں.
चलिए जी, बात कर लेते हैं इसी हवाले से। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, पहला तो एक तो डंपर से 10 साला बच्चा जाने जा रही 10 साला बच्चा, उसके बाद फिर हमने देखा कि क्राइम के वाक़यात जिसके अंदर ये कोरंगी अल्लाह वाली कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया। क्या हल है सादिया? हम दिल दुखता है और दिल खून के आंसू होता है जब हम आए दिन इन टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, दिल खराश वाक़यात रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये एक जान नहीं होती ना, जाहिर सी बात है पूरा ख़ानदान इससे मुतासर होता है। आप इसका कोई हल बता दें, कोई इलाज बता दें, इसका क्या करना चाहिए हमें? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत दिल खराश वाक़या है। किसी घर में एक जान जो वो जाती है वो पूरे घर को हिला देती है। निज़ाम हो सकता है वो उस घर का कमाने वाला हो, या अगर कोई छोटा बच्चा हो तो वो माँ बाप की औलाद जो होती है वो लख्ते जिगर होती है। तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, हल अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक हादसात हैं या डकैती मुज़ाहमतें हैं, मेरे पास जो नंबर्स हैं उसमें पिछले 6 महीने जो पिछले साल के 6 महीने थे, जनवरी टू जून 25, उसके मुकाबले में शहर में कमी आई। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ज़ीरो हो गए हैं, ख़त्म हो गए, नहीं, बिल्कुल रिपोर्टिंग है। और कल की ही सिर्फ अगर बात की जाए तो 2 फेडरल एक्सीडेंट्स हैं जिसमें लोगों की जान चली गई है। ये नहीं होने चाहिए, लेकिन देखें, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई चालानिंग का सिस्टम लाया गया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत मुखालफत हुई, सियासी मुखालफत हुई, पॉइंट स्कोरिंग हुई, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे असेंबली के कुछ मेंबरान हुकूमती और अपोजिशन होम मिनिस्टर साहब के पास जाते होते हैं और वो ये कहते होते हैं कि जी बेल्ट लगाने पे जो चालान किया हुआ है वो ख़त्म कर दें, हेलमेट लगाने पे जो चालान लगाया हुआ है वो ख़त्म कर दें। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और वो हमेशा डिनाई करते हैं कि ऐसे कोई चालान सादिया, मैं एक सवाल आपको यहाँ पर इंटरप्ट करके पूछना चाह रही हूँ। क्या आप खुद ही, ज़ाहिर है, जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है वो कानून लेकर आई थी, उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया कि डैश कैम लगेंगे, स्पीड लिमिट होगी, मुख्तलिफ औकात होंगे हैवी ट्रैफिक के लिए, और डोप टेस्ट भी किया जाएगा। क्या इसकी डैश कैम की फुटेज हमें मिल सकती है इस वाक़े की, जो बच्चा 10 साला बच्चा है या जो बिलाल वाला वाक़या है उसकी? देखिए, सारी गाड़ियों में डैश कैम नहीं लगे। मैं बिल्कुल मैं झूठ बोलने में मुझे कोई वो नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ इस बात पे। सारी गाड़ियों पे डैश कैम नहीं लगे, लेकिन कराची में जो वाटर टैंकर्स चल रहे हैं उन पे ट्रैकर्स और उनमें जो है वो मेयर साहब सक्सेसफुल हुए हैं कि वो कर सके हैं। बाकी जो, क्योंकि ये जो हैवी ट्रैफिक है वो मुख्तलिफ सूबों का रजिस्टर्ड इस शहर में चलता है। ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है, करने में कामयाब भी हुई है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% कामयाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कि आप लोग तो न्यूयॉर्क से मिला रहे होते हैं कराची शहर को, आप लोग लंदन से मिला रहे होते हैं, पेरिस कह रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो इस तरह आए दिन शहरियों की जान इस तरह नहीं जा रही होती, कुचले नहीं जा रहे होते वो किसी ट्रॉलर और डंपर के नीचे, ट्रक के नीचे आकर, और एक बार वाक़े से, 2 बार वाक़े से, 3 बार वाक़े से कोई सबक सीख लेता है। सालों से तो हम इस इशू पर बात कर रहे हैं, वो घर वाला क्या अपनी आवाज़ उठाएगा जिसका प्यारा इस तरीके से बेदर्दी से चला गया इस दुनिया से? आप मुझे बताइए, सरकार क्यों नहीं किसी किस्म का कानून बनाती? हैवी जुर्माने करें इन पर, जिस तरह आपने ई चालान किया है, नहीं तो इनको बाउंड करें, नहीं तो इनके लाइसेंस कैंसिल कर दें, फिर देखें कैसे यहाँ पर किसी की जान जाती है।
देखिए सदफ, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, दिल खराश वाक़या है, बहुत हैवी चालानिंग है। आपको पता होना चाहिए, पहले एफआईआर नहीं होती थी, क्रिमिनल केस नहीं बनता था, अब क्रिमिनल केस है, एफआईआर होती है। हैवी जो लोग हैवी ट्रैफिक की ओवर स्पीडिंग है, उसमें 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए का चालान के पैसे कर दिए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले इन ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की और गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना चाहा कि जी इतनी हैवी चालानिंग हम नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, उनसे ब्लैकमेल नहीं हुई और उनके वो हैवी चालान बरकरार हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा शहर है, हैवी ट्रैफिक के हादसात में कमी हुई है, ज़ीरो नहीं हुए, मैंने आपको शुरू में कहा। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव रूट्स पे किसी भी और काम कर शहर रहे में हैं। ऐसे ऐसे लोग क्यों नहीं मरते? अल्लाह ना करे ऐसे वाक़यात हो, लेकिन किसी और शहर से खबर क्यों नहीं आती? हमें याद है मेयर कराची ने कहा था वाटर टैंकर नहीं, अब लोगों के घरों में पानी आएगा। यहाँ वाटर टैंकर क्यों सड़कों पे है? हम क्यों हैं? पानी नहीं है ना, यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हुआ है। इसी वजह से वाटर टैंकर लोग मंगाते हैं और फिर उनके नीचे भी आकर बच्चे नौजवान कुचले जाते हैं। ये वर्ड कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, न जाने उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी, लेकिन होता देखिए, यही है। वाटर टैंकर्स बिल्कुल कराची में चलते हैं। मेयर कराची ने ये ऐलान किया था, लेकिन जाहिर सी बात है K4 का मंसूबा इस शहर को जो पानी ला के देगा ना, वो भी कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पानी पूरा नहीं होगा। कराची की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वाटर टैंकर्स चलते हैं। हमारी कोशिश है, देखिए वाटर टैंकर क्योंकि इनिशियल रिक्वायरमेंट है, तो उसको तो नहीं रोका जा सकता कि अगर के वो दिन में ना चले, वो चलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रैफिक हादसात हैं और मज़ीद कवानीन को सख्त ट्रैफिक पुलिस कर रही है। लेन देखिए ना, शाहराह फैसल पर लेन में चलने के लिए कहा गया, तो उस पे जो है उस पे फिर यही हुआ कि लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इम्प्लीमेंट कर रही है। सादिया, और मैं इस आपके बात साथ को एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ, एक वाकया शेयर जी, करना चाहता हूँ, आप जी, इसको जी। क्रॉस चेक भी कीजिएगा। बिल्कुल। आज से पुरानी बात नहीं, जी। 2-3 साल कबल पहले क्या होता था, ये जो प्राइवेट बसेस होती थी जो इंट्रासिटी मुसाफिरों को ट्रैवल करवाती थी, आसान अल्फाज में ये कि जिसको कराची से पेशावर बस जा रही है, कराची से जी, लाहौर जा जी। रही है, कराची से गिलगित जा रही है, ये बसें बाकायदा मोटरवेज के ऊपर ये रेसें लगाया करती थी और 140 की स्पीड के साथ ये लोग रेसें लगाए होते थे, चाहे वो जीटी रोड हो, चाहे वो मोटरवे हो, और ये काला धुआं निकल रहा होता था और ये कुचल देते थे पूरी पूरी गाड़ी, पूरा रक्षा, पूरी जी, बाइक, जी, ये बिल्कुल कुचल उन याद पे है चढ़ मुझे, जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल याद आपको याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कानून हरकत में आया तो अब हम देखते हैं कि ऐसी स्क्रूटनी की गई है कि अब वही ड्राइवर्स हमें बाकायदा यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, सीट बेल्टें लगाई होती हैं उन्होंने, डैश कैम होता है। डैश कैम्स होते हैं उनकी गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि जाहिर है उनके लाइसेंस कैंसिल हुए, उनकी गाड़ियां ग्राउंड हुई। शाह साहब को जो कि डीआईजी ट्रैफिक है, आप लोग उनको दोबारा वापस लेके आए इस वजह से क्योंकि उनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी। क्या जी, उनकी बिल्कुल। कारकर्दगी सिर्फ यहीं तक ही है कि वो बाइक वालों को रोक के उनके हेलमेट पे चलान कर सकते हैं, या फिर वो बाइक वालों को चलान करवा के उनकी स्क्रूटनी कर सकती है? यही कारकर्दगी है। डैश कैम्स क्यों नहीं लगे अभी तक ट्रेलर्स के अंदर, हैवी व्हीलर्स के अंदर? अभी तक डॉग टेस्ट क्यों नहीं हुए? अभी तक सेफ्टी ग्रिल्स क्यों नहीं लगी? ये सब उनकी कारकर्दगी में आता है, नहीं सादिया? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने आपसे खुद एडमिट किया कि डैश कैम जिस स्पीड में लगने चाहिए ट्रॉलर्स और ये हेवी ट्रैफिक में, उस तरह नहीं लगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, शाह साहब हमें अपनी किसी हादसे कारकर्दगी के मुतालिक ये डिटेल नहीं आई कि कोई डैश कैम था, उससे ये फुटेज मिली है, ना फ्रंट कैमरा मिला, न बैक कैम मिला। तो आप मुझे बताइएगा किस वाक़े की आपने ऐसे डिटेल जारी की हो जिसमें हमें पता चले कि किसकी गलती थी और क्या जुर्माने हुए हैं? देखिए, जुर्माने तो बहुत हैवी हैं। मैं बिल्कुल मुझे वो नहीं था, नहीं तो मैं मेरी बात हुई थी डीआईजी ट्रैफिक साहब से और मैं उनसे वो भी डिटेल लेती कि आप मुझे हैवीएस्ट फ़ाइन बताएं जो इन ट्रॉलर्स या टैंकर्स या कोई भी हैवी ट्रैफिक जिसने एक्सीडेंट किया हो या ना किया हो, ओवर स्पीडिंग की हो या जो भी वजूहात हो, तो वो नंबर दे दें। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी टीम के साथ वो शेयर करूँगी कि हैवी
हेवी नंबर्स ऑफ जो हैं वो चालान्स और जुर्माने इन गाड़ियों पे हो रहे हैं, और कितनी गाड़ियों में अब तक कैमरास या सादिया, लग चुके हैं। चालान से तो अभी तक हम देख रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई है ना कि आज भी वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। चालान से तो कोई फर्क पड़ता होता तो 2 साल पहले पड़ जाता। इनको ग्राउंड कर दें इनकी गाड़ियाँ, इनके लाइसेंस क्यों नहीं मनसूख किए जा रहे, इनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं ग्राउंड की जा रही? डेडलाइन तो खत्म हो गई। अब जिस गाड़ी पे, जिस हैवी व्हीलर के ऊपर ड्राइवर का डॉग टेस्ट नहीं हुआ हुआ, उनका डैश कैम नहीं लगा हुआ, गाड़ी बंद कर दें, लाइसेंस कैंसिल कर दें, सिंपल एज दैट। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहले सबसे पहले बिल्कुल गवर्नमेंट इनके चेक कर रही है। जिनके पास लाइसेंसिंग नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इजाज़त है इस वक्त कि वो रोड पे गाड़ी चलाएं। लेकिन अगर चला रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं चला रहे होंगे, चला रहे होंगे, मैं यही कहूँगी इस मामले पे कि मज़ीद जो कानून है उसकी मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है, और हम उसको सख्त करेंगे, क्योंकि देखें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है और हमारी है। तो मैं ये बात समझती हूँ कि ट्रैफिक्स में, हादसात में शहर में कमी ज़रूर आई है, ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल इसको ज़ीरो होना चाहिए। इसीलिए ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है। ये तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल हैवी ट्रैफिक पाबंदी लगा दी जाएगी कि शॉर्ट हैवी टर्म ट्रैफिक क्या नहीं प्लान निकले। है सादिया? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो ये कोई 5 साल से, पता नहीं उससे पहले से इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं। आप भी मुझसे एग्री कर रही हैं, साइम, हम सब एक ही बात कर रहे हैं। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ये वाली सूरत हाल होती है, लेकिन ऐसी वाकया बात होता है, नहीं है। हादसा होता है, एक दिन उस पर कवरेज होती है, सोशल मीडिया पे उस पर कवरेज होती है, उसके बाद जो है कोई दूसरा वाकया पेश आ जाता है। मगर मुझे नहीं, बताइए कि बिल्कुल। क्या मुश्किल है? सरकार के पास तो तमाम तर इख्तियार है, कानून सरकार की तरफ है, वो जिस तरह चाहे उस पर इम्प्लीमेंट करवा ले। ये डैश कैम लगवाना, इनकी डेडलाइन देना, एक आम शहरी हेलमेट ना लगाए तो उस पर जुर्माना हो जाता है, सीट बेल्ट ना बांधे तो उसके घर पे जुर्माना पहुंच जी। जाता है। इन लोगों के साथ क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, और क्यों हमें नई नंबर्स हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं कि जी फला ड्राइवर ने ये खिलाफ वर्जी की तो हमने इसे ग्राउंड कर दिया, इसकी गाड़ी का लाइसेंस ले लिया, जब तक कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता, अगर उसने किसी का इस तरीके से सरे राह कत्ल किया हो तो। देखिए सतफ, गाड़ियां तो बंद हो जाती हैं, और गाड़ियां तो फौरी तौर पर कोई भी हादसा होता है कस्टडी में ले ली जाती हैं। ड्राइवर बास टाइम भाग जाते हैं और बास टाइम गिरफ्तार भी होते हैं, और जो गिरफ्तार होते हैं उनके खिलाफ पूरी मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन आप की शिकायत या शहर वालों की शिकायत बजा है कि ट्रैफिक हादसात हैं। कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी है। बाकी जो आप कह रही हैं कि नंबर्स आपके साथ शेयर किए जाएं, वो मैं बिल्कुल चलो। आपका शो मुकम्मल करके सादिया, आपके असल में साथ बात ये है ना आपकी कि ये जिम्मेदारी- गाड़ियां जो हैवी ट्रैफिक है ना, इनके औकात का रात के हैं, ये रात को चलती हैं। रात को तो कोई ट्रैफिक एहलकार हमें नजर ही नहीं आते सड़कों पे, और खैर से वो तो जब से ई चालान का सारा सिस्टम आया तब से वो तो वैसे ही सड़कों पर इतना नहीं होते, क्योंकि कैमराज जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई डेडलाइन हमें दे रही हैं कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि इस शहर की रूटीन बन गई है ना कि रोज़ का 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 लोग, 5 लोग ट्रेलर के नीचे आ जाते हैं, वाटर टैंकर के नीचे आ जाते हैं। तो कोई ऐसी डेडलाइन देके जा रही है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा कोई वाकया पेश आ जाए इस शहर के अंदर, तो एटलीस्ट उस गाड़ी के अंदर हमें डैश कैम नज़र आएगा, फ्रंट बैक कैम्स होंगे, उसमें सेफ्टी ग्रिल्स तो लगी होंगी, ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो वैलिड होगा। देखिए जाहिर सी बात है, बड़ा शहर है, मैं डेडलाइन तो कोई नहीं दे सकती, लेकिन जो ये बात है इसको ट्रैफिक पुलिस को इंश्योर करना है, और मैं डीआईजी ट्रैफिक को कहूँगी कि जो पिछला नंबर है वो आप मुझे बताएं, और अगर आपने इन एसोसिएशंस को, हैवी ट्रैफिक वालों को कोई डेडलाइन दी हुई थी, वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है वो भी हमें बताएं। और दूसरी बात ये कि इंश्योर करें कि शहर में इन वाकयात में जो कमी आई है उसमें मज़ीद कमी आए। रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिपोर्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी शहर के लिए, हुकूमत के लिए बिल्कुल शर्मिंदगी का ये बाइस बनता है। सादिया जावेद, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, और जब मैं बात करती हूँ सिंध हुकूमत से तो उनके तर्जुमान अक्सर बेशतर हमें बताते हैं शहर बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। मसला ये है कि इस शहर में हुकूमत भी आपकी है, बड़ा वज़ीर यानी कि वज़ीर आला भी आपका है, छोटा वज़ीर भी आपका है,
तमाम तर मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके अंडर जो है वो तमाम तर ये वाले इश्यूज आ रहे हैं, मेयर भी आपका है, इंतज़ामिया भी सारी आपकी मौजूद है, उसके बावजूद एक बड़े शहर को कंट्रोल करने के लिए आखिर और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? आप बड़ी से बड़ी टीम बना लें, आप मज़ीद सिस्टम को आगे बढ़ा दें, कुछ नया एक SOPs लेकर आ जाएं, कोई नए कानून लेकर आ जाएं, तमाम तर चीज़ें आपके हाथ में हैं, फिर क्यों इस तरीके से आए दिन हम ये ख़बर ब्रेक कर रहे होते हैं कि आज फ़ला जान जो है नौजवान उसकी जान चली गई, किसी बच्चे की जान चली गई। अंदाज़ा लगाएं ये वो लोग हैं जो रोज़गार के लिए अपने घरों से निकलते हैं, वो बच्चा स्कूल जाता हुआ बच्चा जो आजकल ज़ाहिर है स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो खेल रहा होगा बाहर, अपने काम से जा रहा होगा। इस तरीके से हादसात इनकी रोकथाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जगह जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं। सदफ मैं आपको बताऊं, रात को सोहराब गोट पे एक वाकया पेश आया। फैमिली थी, बाइक पे ट्रैवल कर रही थी, मियाँ बीबी थे और साथ में 3 छोटी छोटी मासूम फूल जैसी बच्चियां, उनकी उम्रें होंगी 3-3, 4-4 साल की वो तीनों बच्चियां थीं। पास से डंपर गुजरा, डंपर की सीढ़ी जो थी वो बाइक के हैंडल में अटकी, वो गिरे और पीछे से डंपर जो है वो खातून के ऊपर, जो माँ थी उसके ऊपर डंपर चढ़ गया। वो बाप बिलक बिलक के, वो शौहर रो रहा था, वो 3 बच्चियों की अपनी शक्ल देखता था, वो कहता था इनको कौन पालेगा। ये दुख, ये तकलीफ हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिनके घर से जाता है, जिनके घर पे मैयत आती है, ये सिर्फ वही इस दुख का अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे हैं, साथ ही एक और वाकया पेश आएगा जनाब। वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट इट, मीनवाइल कराची। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। कल हमने आपको खबर रिपोर्ट की थी नारायण से, जहां पर दरिया में एक डाला डूब गया था और थैंकफुली उसमें जितने भी अफराद सवार थे वो उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। अब आपको ज़रा बताते हैं कि वो डाला तो निकाल लिया गया है, लेकिन वो डाला किस कंडीशन में, किस तबाह हाली में वो निकाला गया, ज़रा उसके मनाज़र आप लोग देख लें और फिर सोचें कि खुदा न खास्ता अगर इस डाले के अंदर वो अफराद होते, वो 4 से 5 से 6 लड़के इस डाले में होते, तो इंसान का क्या ही बनता है इस कंडीशन। खुदा न खास्ता वो बर वक्त रेस्क्यू ना हो पाते तो क्या हो सकता था। लेकिन इस वक्त आपको उस गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं जिस पर रिलाय करके वो उसे दरिया के अंदर तक ले गए थे। जरा मंजर आपको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये हुआ क्या। ये इस तरीके से आए और ये सारे तमाम तर मामला सोशल मीडिया पर रील्स, टिकटॉक पर रील्स अपलोड करने का था और ये नौजवान यहाँ, जबकि ये सब दफ़ा 144 कल हमारे यहाँ पर बात हो रही थी वहाँ के जो इंतजामिया है उनके अहदेदार से, दफ़ा 144 नाफिज है जिसके तहत आप नहीं जा सकते अंदर तक। ये क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी की स्ट्रेंथ को चेक करने की कोशिश की जा रही थी और बड़ा कोई मार्का मारने की कोशिश की जा रही थी कि हमने जनाब इस अपनी डाले के अंदर हमने दरिया क्रॉस कर लिया है। बज़ाहिर है बाद में भी स्टोरी सुनानी होती है, वापस आके सारे दोस्तों को बैठे किस्से सुनाने होते हैं, लेकिन अब ये वो मनाजिर, ये है जनाब वो मनाजिर। आप ये देखें कि इस डाले में बचा क्या है। ये जो डाला 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 हो रही होती है हर जगह पे, ये इतना ही जालिम है पानी, इतना जालिम है, चाहे वो दरिया का पानी हो, चाहे वो समंदर का पानी हो, समझते ही नहीं है हमारे लोग इस बात को। क्या बचा है इस डाले के अंदर, अब आप लोग देख के बता दें, मुझे बता दें सदफ क्या है, क्या इस डाले के अंदर क्या गया है। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना खतरनाक खेल था जो ये नौजवान खेल रहे थे और इस गाड़ी पर, डबल केबिन गाड़ी है, आसानी से दरिया क्रॉस कर लेगी ये सोचकर ये उतरे थे। इनकी जानें बचा ली गई थैंकफुली, लेकिन आप ये देखें डाले की इस वक्त क्या कंडीशन है। और अगर जो वाकया 2025 में हुआ था जिसमें आपने देखा था एक फैमिली बेयारो मददगार रेस्क्यू होने की मुंतज़िर रही और फिर एक एक करके सब पानी में डूब गए, ये वाकया इनके साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता था। तो ये सारी फुटेज दिखाने का, इसका फॉलो अप रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस तरह की हरकतें करने से खुदारा गुरेज करें, अपनी जानों की हिफाजत करें, अपने प्यारों की जानों से ना खेलें और ये जो एडवेंचर नौजवान करते हैं सोचें कि क्या हो सकता था। आज इस चीज से इबरत हासिल करने का मकाम है। जरा सी खराश भी आज दी ना इन नौजवानों को, तो इनके माँ बाप से गम बर्दाश्त नहीं होता, माँ बाप से, किसी माँ बाप से औलाद का गम बर्दाश्त नहीं होता। एक दफ़ा अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लिया करें कि जिनको आप घर से ये बता के आए हैं कि हम एक्सकर्शन करने जा रहे हैं, हम एंजॉय करने जा रहे हैं, हम एक अच्छा ट्रिप करने जा रहे हैं, एंड वी आर सेफ। यस वी आर सेफ। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पीछे से अगर माँ बाप को कॉल आ जाए ना, तो नहीं माँ बाप से वो गम बर्दाश्त होता। तो खुदारा ये डाले की शोबाजी के अंदर और शोबाजी की टिकटॉक करने के अंदर, और ये पानी फिर मैं कह रहा हूँ कि बड़ा बेरहम होता है, पानी बड़ा जालिम है। मॉनसून का सीज़न आ चुका है,
दूर रहें पानी से प्लीज। थैंक्स टू दिस राफ्टिंग टीम जिन्होंने बर वक्त वहीं पर वो राफ्टिंग कर रहे थे, उन्होंने आके इनको रेस्क्यू कर लिया, वरना जो डाले की कंडीशन है आप खुद ही इमेजिन कर लें। बाल बचे ही है। वहाँ पर ज़ाहिर हम देखते हैं जो वहाँ पर रेस्क्यू उन्हें किया गया, वो जो दूसरी हम देख रहे थे लाइफ सपोर्ट इनको जैकेट्स दी गई, वहाँ पर बोट पहुंची, ये येलो कलर की आप देखें, इनकी रेस्क्यू करने को पहुंचे, फौरी तौर पर इमदाद हुई है। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता बहुत कुछ ख़तरनाक यहाँ पर हो सकता था। लेकिन ये इसलिए भी आपको बताने का मकसद है कि ये तमाम तर एडवेंचर ना करें, टिकटॉक रील्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों से ना खेलें। आपके घर वाले आपको समझाते हैं, वो कोई बात बता रहे होते हैं, खुदारा उनकी बात को सुने, अपने माँ बाप के लिए सोचें कि उनके दिल पर क्या बीतेगी अगर इस तरह के हादसात वो सुनेंगे कि ये वाक़या हो गया है। एंड वन मोर थिंग कि डाला ड्राइव करना है या डाले के ऊपर डाला चलाना इटसेल्फ कोई खास कूल चीज़ नहीं, कोई ऐसे कोई मार्का नहीं है। अगर आप बाहर ममालिक में बाकी जाके देखें तो इन्हीं डालों के ऊपर सब्जियां बेच रहे होते हैं लोग। पता नहीं हमारे मुल्क में ख्वाजा आसिफ साहब के वर्ड्स वो गोल्डन वर्ड्स जो उन्होंने कहा कि वो जो डाले जो होता है ना, ये वल्गैरिटी इटसेल्फ, ये उस पे जो बैठता है ना उसके दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है। तो खुदारा आप जो है ना ये ना सोचें कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है या आपके पास डबल केबिन है तो कोई जहाज आप उड़ा रहे हैं, पता नहीं आपके पास कौन सी पावर आ गई है, आपकी जान उसमें जा सकती है या किसी दूसरे की जान भी उसमें जा सकती है। बिल्कुल। एक और मेरे पास खबर है, मैं आपको भी रिपोर्ट कर दूं। जनाब कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बाहिम्मत बहन भाई राहिला बल्तिस्तानी और मुसद्दिक हुसैन ने आज़म, हिम्मत और हौसले की एक मुनफरिद मिसाल कायम की है और मोटरसाइकिल पर कराची से स्कर्दू का तवील सफ़र तय किया है। दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हूँ। स्कर्दू में मेरे साथ दो बहन भाई है, मुसद्दिक और राहिला बल्तिस्तानी। आज ये कराची से तवील तरीन मसाफा तय करके मोटरसाइकिल पे सफ़र करके स्कर्दू पहुँचे हैं। एक तो सख्त गर्मी है और इस सख्त गर्मी में इनका सफ़र जो है कराची से यहाँ तक मोटरसाइकिल पे मुसद्दिक और राहिला का हम इनसे पूछेंगे। ये एक सडन प्लान था, कोई हमने ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं की थी कि हमने एक दिन प्लान किया, अगले दिन हमने काम शुरू किया और अगले हफ्ते ही हम लोग निकल गए। मुश्किल तो बहुत था क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे हो, तो एक इजी राइड तो नहीं होती। राहिला, कैसे ख्याल आया कि बाइक के साथ मैंने मोटरसाइकिल पे ही ट्रेवल करनी है? बहुत सख्त फैसला किस तरह से आपने किया? मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। जब भाई ने कहा कि करते हैं, पहले तो मुझे लगा मजाक है, तो मैंने मजाक में हाँ कहा, लेकिन दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा, फिर मैंने कहा कि अच्छा सीरियस है, कर लेते हैं। खैर बहुत लोगों ने डराया था, नहीं कर सकती, लड़की हो, गर्मी है, ये मसला होगा, वो मसला होगा, हर चीज़ के लिए हम प्रिपेयर थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। देखिए जी, ये दो बहन भाई है वो कि कम उम्र है, राहिला बल्तिस्तानी और मुसद्दिक, ये कराची से चले हैं मोटर बाइक के ऊपर तवील तरीन सख्त गर्मी में तवील तरीन मसाफत तय करके स्कर्दू पहुंच गए हैं। इन्होंने जो अज़म की थी कराची से कि हमने जाना है मोटरसाइकिल पे ही, तो वो कामयाब हो गए और इनका बुनियादी मकसद स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान जैसे खूबसूरत इलाकों को दुनिया भर में एक्सप्लोर करना। अच्छा, आप ही देखिए कराची से गए और जहाँ पर ही पहुँचे हैं स्कर्दू, कितना खूबसूरत मंजर हमें बिल्कुल जी का एक दिन मैं भी जरूर जाऊंगा। वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा जनाब। और पोस्ट बजट हम देख रहे हैं कि बहुत से हलकों में एक डिबेट नई निकली भी है और वो है ऑटो पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब जनाब ऑटो पॉलिसी रवा माह यानी जुलाई से वो नाफिज होगी, लेकिन अभी बहस ये चल रही है और एक तशवीश ये पाई जा रही है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि क्या गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, कितना असर पड़ेगा, कितने टैक्स रिड्यूस हो रहे हैं, मकामी असेंबल जो गाड़ियाँ उन पर क्या कुछ खबरें ऐसी हैं। ज़ाहिर है जब ये पॉलिसी पूरी तरह से आएगी हमारे सामने तो हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन बताया जा रहा है छोटी जो गाड़ियाँ हैं उनको फ़रोग देना है, यानी कि लोगों को इस तरफ लेकर आना है कि आप ज़रा छोटी गाड़ियाँ ख़रीद लें, उसकी अफोर्डेबिलिटी लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हुकाम ये बताते हैं कि नई पॉलिसी जो होगी उसके तहत छोटी गाड़ियां 20 से 25 लाख रुपए तक की कीमत में दस्तयाब हो सकेंगी। अब आप मुझे बताएं, अगर हम बात करें यहाँ पर छोटी से छोटी कम से कम कीमत की जो गाड़ी है वो 30-32 लाख की मिल रही है मिनिमम, कम से कम जो है वो आपको 32 से 33 लाख से शुरू हो रही है। अब ये 20 लाख और 25 लाख वाली जो कहानी है, इसमें कहाँ पे क्या कट लगाए जाएंगे, ये क्या इकदाम हैं, ये हमें जानना जरूरी है। अच्छा, ये बताया जा रहा है 2030 तक मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3000 चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे।
अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें क्या होंगी? हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतें क्या होंगी? हाँ। चार्जिंग स्टेशंस नस्ब हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बहुत सी यहाँ जनाब हमने बातें जानी ऑटो पॉलिसी के रिगार्डिंग। अच्छा जी, इस मंसूबे के तहत अब होगा क्या कि 2030 तक मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 3000 जिसने सदर ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन तो लगेंगे, लेकिन जो ईवी गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट ऑटो सेक्टर मशहूद अली खान साहब होंगे। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुकूमत का ये दावा है कि नई ऑटो पॉलिसी के बाद जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो 20 से 25 लाख रुपए में दस्तयाब होंगी, विच मीन्स कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती गाड़ी है, जो कि 800 छोटी सीसी की गाड़ी की बात करें, 600 सीसी 600 गाड़ी है, सीसी। वो जनाब 30 से 33 लाख तक जो है वो स्टार्ट होती है। तो क्या वहाँ से प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू होंगी? सबसे छोटी गाड़ी होगी वो हमें 20 से 25 लाख में मिल जाएगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये वालेकुम जो सलाम। बात भी हम कर रहे हैं ये ऑटो पॉलिसी पे है, और जो न्यू पॉलिसी हमारी 2026 से 2031 की आने वाली है, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक फोकस है कि स्मॉल सेगमेंट्स की स्पेशल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए जाए, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स को भी मैनेज किया जाएगा, तो जाके ये प्राइसेस को टारगेट कर रहे हैं। और उसमें मैंने जहाँ तक हमारी इल्म में है और डिस्कशंस में आया है, उसमें 3 से 4 बड़े लोग चाइनीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये कंज्यूमर्स के लिए होगी। द अदर थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हमारा जो पाकिस्तान का बेनिफिट होता है ना, वो सीबीयू नहीं होता, यानी कि कंप्लीट गाड़ी बनी बनाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना की रोल प्ले नहीं करता जितना कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली हो, तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज़्यादा फायदा नजर आता है। अच्छा मशहूद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं जी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, उसके लिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं। अब जब यहाँ पर छोटी गाड़ी कम कीमत में बात हो रही है, तो क्या उसमें हाइब्रिड गाड़ियाँ भी शामिल हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी शामिल हैं उसमें? जी, बात तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हो रही है। ये जो छोटी सेगमेंट्स आना चाह रहा है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और उसी सेगमेंट में ये लोग बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर रही है कि हम उनको स्पेस दें, इनको फैसिलिटी दें। जैसे आपने अभी देखा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की असेंबली प्लांट पाकिस्तान में शुरू हुए, जिनमें कोरियंस और चाइनीज़ की बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान की मार्केट में आई है, और उन्होंने अभी असेंबली शुरू की है। अच्छा, और इस मैं जानना आपसे ये भी चाह रहा हूँ कि मशहूर ब्रांड्स हैं 3, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब उनकी गाड़ियाँ इस न्यू ऑटो पॉलिसी के बाद, हम बहुत से लोग हैं कि जो वही सेम 3 ब्रांड्स की गाड़ियाँ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या हमें वो उन्हीं ब्रांड्स की गाड़ियाँ इंपोर्टेड सस्ती मिलेंगी? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली एज पर उनकी नेशनल टैरिफ पॉलिसी थी, उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट को अपने रूल्स को बनाना पड़ा बजट के अंदर। जो आपने देखा IMF का भी प्रेशर था, तो उसके तहत हमने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया, हमने RD को यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी को रिड्यूस किया, और हमने एक्साइज ड्यूटी को फोकस किया। तो ये जो चीज फोकस किया है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइसेस कम होनी चाहिए। और डेफिनेटली इस वक्त कस्टम ड्यूटी इन्होंने रिड्यूस की है, रेगुलेटरी ड्यूटी आपकी रिड्यूस की, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है। तो थिंग्स इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ने अपना ये रोल प्ले किया, जिसके खिलाफ मैं समझता हूँ हर इंडस्ट्री होगी, क्योंकि ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी लोकल इंडस्ट्रीज को हिट करेगी। मगर हमने ये देखना है कि क्या इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जो ये इंपोर्ट कर रहा होगा, या वो OEMs जो इंपोर्ट कर रहे होंगे, क्या ये कितना परसेंटेज इसको पास ऑन करते हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी मीन्स के सार्फिन को, जो जिन सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर हम ये देखेंगे, जो पहले 3 OEMs जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो वो पाकिस्तान में ना सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, बल्कि पाकिस्तान में उन्होंने कई ऐसे स्मॉल एंड मीडियम कारखानों को कारोबार दिया, जिनकी वजह से उनसे वाबस्ता कई SMEs काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो पार्ट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू हो गए। और इसके बरक्स अगर हम देखें कोरियंस और चाइनीज के, तो उन्होंने अभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ असेंबली शुरू की है। उन्होंने कोई नए SMEs को कारखाने नहीं लगाए जिसमें वो पार्ट्स बनाए जाएं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टू। तो हमें शॉर्ट टर्म देखना है और लॉन्ग टर्म देखना है। शॉर्ट टर्म तो हमने ये देखा कि यार गवर्नमेंट ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत रिड्यूस किए हैं टैक्सेस, इसको आम सार्फिन का बेनिफिट मिल, मगर क्या वो बीच में जो लोग हैं वो आम सार्फिन तक वो इतना बेनिफिट पहुंचा पाएंगे? पहली बात।
दूसरा लॉन्ग टर्म इसका नुकसान ये होगा कि जो लोग छोटे कारखाने पार्ट्स बनाने वाले थे, क्या उनके कारखाने को अगर हिट होगी तो वो जो जॉब या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। तो ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी का हमारी सोच है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, और ये जो टैरिफ पॉलिसी जो आप कह रहे हैं ना 5 साल तक हमने टैरिफ को रिड्यूस करना है, इसको बहुत जरूरी है तमाम इंडस्ट्री के स्टॉक होल्डर्स, नॉट ऑटो पार्ट्स बल्कि तमाम, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज में आती हैं, उनके साथ बैठ के इसको रिव्यू करना चाहिए। ये टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि जब एक जो कंज्यूमर है, आम आवाम जब है, जब वो पेट्रोल गाड़ी से ईवी गाड़ी पे स्विच करने का सोचते हैं तो ऑब्वियसली उस ट्रांजिशन में बीच में हाइब्रिड गाड़ी भी आती है। वो पहले हाइब्रिड पे स्विच करते हैं, उसके बाद फिर वो मुकम्मल तौर पर ईवी पे स्विच करते हैं। तो अगर हाइब्रिड गाड़ियों को, ईवी गाड़ियों की कैटेगरी को उनको सेपरेट कर दिया जाएगा तो आपको लगता है कि ये हौसला शिकनी होगी उन लोगों की, या फिर ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन उतनी स्मूथ नहीं होगी जो लोग स्विच करते हैं कन्वेंशनल पेट्रोल गाड़ी से ईवी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं? जो देखिए, आम आदमी, आम सार्फिन की हम बात करते हैं तो उसकी माइंडसेट को हमें थोड़ा सा स्टडी करना। वो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है, वो आइस इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में होता है, क्योंकि उन्होंने यूज की होती है, इस्तेमाल की होती है, एक कॉन्फिडेंस उन पे आया है। वो लोग जब शिफ्ट करते हैं तो बीच में एक गैप आता है, वो आता है उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए हाइब्रिड व्हीकल्स। वो पहले हाइब्रिड व्हीकल्स को टेस्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, देन वो जाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। आप ये देखिए, जो नए सार्फिन यानी कि जो पहली दफा गाड़ी खरीद रहा है ना, वो आपका प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं खरीद रहा, वो ज्यादातर सेकंड ऑप्शन उसके पास होता है कि वो हाइब्रिड व्हीकल्स पे जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस वक्त पाकिस्तान में जो बिकी हैं या बिक रही हैं, वो आप देखेंगे वो एलीट क्लास ने ज्यादातर खरीदी। वो एलीट क्लास वो क्लास थी जिनके पास ऑलरेडी उनके घर पे आइस इंजन यानी कि पेट्रोल की गाड़ी खड़ी हुई है, हाइब्रिड की खड़ी हुई है, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आम सार्फिन हमेशा अपने क्योंकि जमा पूंजी को इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ही ठहर के और सोच समझ के करता है, तो उसकी प्रायोरिटी पहले होती है कि पेट्रोल बहुत अच्छी गाड़ी थी, मेरा कॉन्फिडेंस है उसकी चीजें मिल जाएंगी, उसके बाद वो हाइब्रिड पे जाएगा, एंड हाइब्रिड्स के बाद वो शिफ्ट करेगा प्योरली। लेकिन बस इन शॉर्ट आप ये बता सकते हैं कि जो 20 से 25 कह रहे हैं छोटी गाड़ियों की कीमत हो सकती है, ये हकीकत से कितना करीब है? अगर हम पैदावारी लागत की बात करें, चले हम ये भी एज्यूम कर लें कि इसको लोकली असेंबल किया जाएगा, यहाँ पे प्लांट्स मजीद लगा दिए जाएंगे, हकीकत से कितना करीब है इस पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन होना? देखिए, लाइफ में हमने तो ये देखा कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं। आप चाइना चलें, आपको चाइना में हम दिखाएं तो इस तरह की स्मॉल सेगमेंट की व्हीकल्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है जो हमें समझने की ज़रूरत है, जब हम किसी चीज़ को टारगेट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स की उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। वो 100% आप जो हम कहते हैं ना, इस वक्त गवर्नमेंट कहती है कि आप, दुनिया कहती है W229 के थ्रू इतने फीचर्स हम डाल दें, जितने फीचर्स होंगे जाहिर उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो स्मॉल सेगमेंट में जो गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें वो फीचर्स मौजूद नहीं होंगे जितने फीचर्स इस वक्त मौजूदा छोटी गाड़ी में पाकिस्तान के मौजूद है। तो मतलब मैं आपकी बात से ये क्रक्स समझ सका हूँ कि इस न्यू ऑटो पॉलिसी के नफाज के बाद इसके समरात जो है वो 1-1.5 साल बाद आना शुरू होंगे मार्केट में, जब ऑब्वियसली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होगी, तब आप अभी फौरी तो आप इसके समरात हम नहीं देख रहे आते हुए। देखिए, गवर्नमेंट ने जो बजट तक मैं कहूँगा, पॉलिसी तो अभी आई नहीं है, बजट पे जो उन्होंने आपको देना था ना वो ऑलरेडी पास ऑन कर दिया। कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया, आरडी रिड्यूस कर दी है, आपने एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है उसको रिड्यूस किया है। अब ये है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो इंपोर्टर है, जो उसको इंपोर्ट कर रहा है, वो कितना मसल्स रखता है कि इसका सार्फिन को, आम आदमी को इसका फायदा पहुंचाए। तो बेनिफिट तो ये देखना होगा कि क्या वो वाकई पहुंचा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो दे दिया, जिसके अगेंस्ट हम ये कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज के लिए मुस्बत किरदार अदा नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मशहूद अली खान साहब हमारे साथ थे। अभी देखते हैं जी मजीद ऑटो पॉलिसी के हवाले से हुकूमत क्या बताती है। जो बजट में जो बातें कही गई, चीदा निकात हैं, वो उसको लेके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के अंदर एग्जम्पशंस पाए जाते हैं, उसको ज़रा हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। चलते हैं जनाब, यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपको पता है अमेरिका और ईरान के जो है तकनीकी मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी है।
یہ ایک طویل پروسیس ہے جو MOU سائن ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد اب قطر میں جی یہ مذاکرات اختتام پذیر ہوئے. ایرانی سرکاری میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں کے ساتھ یہ 6 فریقی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں کاظم غریب آبادی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور قطر اور پاکستان کے وفود نے کئی بار ملاقاتیں کی ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا ہے. اس میں ایران، قطر، پاکستان کے سینئر مذاکرات شریک ہوئے. لبنان جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکی وعدوں کا جائزہ لیا گیا. ایران کا موقف ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے وعدوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور قطر کے مرکزی بینک اور اعلیٰ حکام کے ساتھ منجمد فنڈز کی بحالی پر بھی بات ہوئی ہے. ابتدائی $6 ارب کی پہلی قسط جو ہے وہ ایرانی ضروریات کا سامان خریدا جائے گا. اس سے قطر ایرانی ضروریات کے سامان کی خریداری کی ادائیگی منجمد فنڈ سے کرے گا. اب قاسم غریب آبادی نے یہ بھی بتایا کہ دوحہ میں ایرانی وفد اور امریکی وفد کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی. یہ تو ہو گیا نا ایران اور امریکہ کے. آپ کو ذرا یہ تو ہم ڈیلی آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملوں کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے یہ. اور صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سے ملاقات میں جائزہ لیا اس بات کا کہ دوبارہ سے ریزیوم کیا جائے جنگ کو ایران کے ساتھ. مذاکرات ترک کر کے ایران پر بھرپور حملے شروع کر دینے چاہیے. یہ ایسا ڈسکس ہوا اس میٹنگ کے اندر اکارڈنگ ٹو. اور اس کے پیچھے کون ہے سب کو پتا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے حملوں کی دھمکی دی اور ایک انٹرویو میں سیٹن یاہو اسرائیل یقینی بنائے گا. یہ کہا نتن یاہو نے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے. اسرائیل کی دھمکیوں کے جواب میں ایران نے بھی پھر فوری طور پر جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے. اور وزیر خارجہ عراقچی کہتے ہیں کہ امریکی صدر اپنے پالتو اسرائیلی حکام کو قابو میں رکھنے کا وعدہ انہوں نے کر رکھا ہے. اگر اسرائیلی نے اپنے آقا کی بات نہ مانی تو پھر ایران سبق سکھائے گا. اسرائیلیوں نے اگر بات نہ مانی ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ کافی دفعہ ڈانٹ بھی لگا چکے ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر وہی بات ہے نا کہ ان کے رشتے تعلقات وہ کس طرح سے ڈائنامکس. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ نتن یاہو کو کال کر کے کھری کھری سنا رہے تھے. اب وہ نتن یاہو کے مشورے پر دوبارہ جنگ ریزیوم کرنے کا سوچ رہے ہیں. بٹ یہ بات میں کہہ دوں کہ جنگیں جو ہیں اس سے کچھ اچھا نہیں ہوا. پہلے بھی تباہی آئی ہے، معیشتیں برباد ہوئی ہیں، لوگوں نے سفر کیا ہے، جانیں گئی ہیں، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بچے معصوم شہید ہوئے ایران کے اندر. تو اس سے کوئی فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. اس پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر نقصان ہی نقصان ہوگا. چلیں جی سے بات کر لیتے ہیں. اب یہ معاملات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس کی رفتار کیا، اس کو ہم ایسے ہی مذاکرات آگے بڑھتے ہیں یا یہ بہت سلو ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بات کرنے کے لیے سیکریٹری خارجہ، سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. اعزاز صاحب بہت شکریہ. ذرا پہلے ہی بتائیے گا، ابھی ظاہر ہے بڑے مراحل ہیں جو طے ہونے ہیں، لیکن ثالثوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، مختلف تکنیکی امور پر بات ہوئی ہے. تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا ابھی کیا یہ مرحلے اور مزید آنے ہیں، مزید سیشنز اس کے ہونے، پھر جا کر ہمارے سامنے کوئی پکچر آئے گی؟ جی بالکل، میں ابھی آپ کا تبصرہ سن رہا تھا اور دیکھیں اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کے لیے دونوں فریق بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر مسلسل بات چیت کر بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو دھمکیوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ دوبارہ جنگ کریں گے تو پہلا سوال ہی یہ بنتا ہے کہ جو پہلے جنگ کی تھی اس سے کیا حاصل کر لیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا دوبارہ جنگ کرنا. بہت ہی مجبوری ہو گئی تو لدہ بات ہے. اچھا وہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں فریق معاملے کو اتنا زیادہ اپنے طرف یعنی کھینچنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر امریکہ اسرائیل کی بات مانتے ہوئے لبنان میں اسرائیل کو وہ جگہ پوری مکمل طور پر قبضہ کرنے دے، یا ایران کسی بھی جہاز کو وہاں سے ابنائے ہرمز سے گزرنے نہ دے، تو یہ تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ بگڑ بھی سکتا ہے. سوائے ان دو صورتوں کے میں نہیں دیکھتا کہ وہ دوبارہ آپ جنگ کرنا چاہیں گے. دونوں طرف ایپیٹائٹ نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، اسرائیل تو ایک ایسا ضدی شرارتی بچہ ہے جو مسلسل، آپ نے پالتو کا لفظ استعمال کیا کہ بھئی وہ پالتو ہے، اور واقعی اسی قسم کا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک صحیح جنگ تو لڑی نہیں تھی کبھی اسرائیل نے.
وہ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرتا رہا جو بے بس تھے، آکوپائڈ ٹیریٹریز میں تھے، اور امریکہ کا مکمل اسلحہ ان کو حاصل تھا. اب پہلی بار ایران کے ساتھ جب مقابلہ پڑا ہے تو اسرائیل کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. بھئی اگر آپ وہ حملہ کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا دوبارہ، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پھر ایران کے بھی میزائل اس کے ہاں گریں گے اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کدھر کیا جائے. وہ تو ہم نے سارا ایپیسوڈ دیکھا اعجاز صاحب، اس پوری جنگ کے دوران جتنا نقصان امریکی دفاعی سسٹمز کا ہوا ہے، جتنا نقصان اسرائیل کا ہوا، ان کے آئرن ڈوم، وہ سارے بھانڈے پھوٹے، اور ہم نے دیکھا کس طرح سے ایرانین میزل سٹرائکس ہوئی اسرائیل کے اوپر بھی. لیکن اعجاز صاحب اب وال اسٹریٹ جرنل ایک معتبر ادارہ ہے، جریدہ ہے، وہ یہ بات رپورٹ کر، اور بہت بڑا انکشاف ہے یہ، وہ جناب لکھتے یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران پر دوبارہ حملوں کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مشاورت ہوئی ہے یہ نتن یاہو کے مشورے کے بعد یا ان سے مشاورت کے بعد یہ اس بات پہ آئے ہیں، دوبارہ سے ڈیسیژن لیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ جناب دوبارہ سے ریزیوم کیا جائے اس وار کو؟ دیکھیے عین ممکن ہے. یہ یاد رکھیے کہ نیتن یاہو ابھی بھی اس زوم میں ہے کہ ان کی جو جوئش لابی ہے اور اس کے جو بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں جو میڈیا میں بھی بیٹھے ہیں، جو کانگریس میں بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک فیصلہ جنگ بندی کا وہ ریورس کروا لیں گے. ابھی بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں اور واقعی کوشش کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جنگ کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا. دیکھیے کیا کر لیں گے. چلیں اگر فرض کیا یہ ہم ایک امیجن کر لیں کہ ہاں جی چلیں انہوں نے اپنی ساری غلطیاں دور کر لی ہوں گی اور ان دنوں میں انہوں نے مارک کر لیا ہوگا کہ ایران کو ہم فلانی جگہوں پر حملہ کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران بھی تو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے نا جی. تو پھر تو خلیجی ریاستیں بھی اس کی زد میں آ جائیں گی. امریکہ کے اڈے تو پہلے ہی کے سارے اڈے جو ہیں وہ اب تباہ شدہ حال میں، امریکہ تو وہاں سے اڈے ہی سارے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے، ان پہ بڑا کرٹیسزم ہوا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں ان کے ساتھ ایم او یو کی ہے. تو ان کی جو پالیسی یہ ہے کہ میں نے مڈل ایسٹ سے ہی نکل جانا ہے، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا چین کے اندر بھی جا کے انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی بات کی ہے، استحکام کی بات کی ہے. اچھا یوکرین کے اندر بھی اسلحہ دینا بند کر دیا. یورپیوں کو کہا کہ آپ اپنا خود معاملہ طے کریں. اسی طریقے سے وہ یہاں پہ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں، یا جس کو ویسٹ ایشیا بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ اڈے بھی نکال لے جائیں گے، یہ دیکھ لیجیے گا آپ. تو یہ جنگ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ یہاں سے امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ خود معاملات اپنے طے کرے. امریکہ کو یہاں کی اب تیل کی بھی ضرورت نہیں رہی، اتنا تیل کافی ہے. تو اس وجہ سے میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی جنگ کے نظر آ جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جوئش لابی جو ہے وہ اس طرح کے آرٹیکلز بھی لکھوا رہی ہو اور بہت کچھ ساری خبریں بھی دھما رہی ہوں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو امریکہ کی وزارت جنگ ہے اور ان کے جو قائدین ہیں وہ کسی طرح جنگ کی طرف واپس لوٹیں. میں ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا جی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو. تھینک یو سو مچ اعجاز چودھری صاحب. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ تکنیکی مذاکرات ہیں نا، اس کے لیے بھی 60 دن کا ٹائم ہے. اب یہاں پر ہم شرائط بھی دیکھ رہے ہیں، کنڈیشنز بھی دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں ذرا آپ کو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اپنی کہتے ہیں نا بڑے بزنس مین ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے جی پیسے کیسے بنانے ہیں، تو ذرا ان کے کچھ اس حوالے سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی جو مالیاتی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے، جب میں یہ لکھا تھا کاروباری سلطنت، میں اس کو غلطی سے پڑھ رہی تھی بارودی سلطنت. تو کاروباری جو ان کی سلطنت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کی ایک جھلک ذرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. مطلب ظاہر ہے اس نے ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی امریکہ میں کہ سیاست اور کاروبار یہ ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، اس کا امتزاج جو ہے وہ کیا ہے. رپورٹ بتاتی ہے ٹرمپ نے 2025 کے دوران $2.2 ارب کی آمدنی حاصل کی، جس میں سب سے بڑا حصہ ان کا کرپٹو کرنسی سے وابستہ کاروبار سے حاصل ہونے والی کمائی کا ہے. مزید ڈاکیومنٹ سے بتاتے ہیں کہ ٹرمپ نے سیلیبریشن کوائن سے $635 ملین کی رائلٹی، جبکہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے $500 ملین سے زائد کی آمدنی حاصل کی. اس کے علاوہ آپ سب کو پتہ ہے ان کے گولف کلبز ہیں، مارلو ویزٹ ہے، ریزورٹ ہے، ریئل اسٹیٹ منصوبے ہیں، ان کی برانڈ کی گھڑیاں ہیں، جوتے ہیں، پرفیومز ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے جو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ڈزنٹ سرپرائز می ایٹ آل. میں تو یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ٹرمپ کی پتہ ہے، اور اس میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک کاروباری شخص ہیں. وہ سیاست کو بھی کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں.
چاہے وہ ڈیورنگ دا وار ان کے وہ بیانات ہوں جن کے خلاف، جن کے بارے میں باتیں بھی تھیں، خبریں بھی تھیں کہ جناب وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ان کی انویسٹمنٹس ہیں اور وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر بیانات بھی دے رہے ہیں. بٹ وائٹ ہاؤس نے یہ اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے عہدے سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں. وائٹ ہاؤس ہر چیز کی وائٹ تردید ہاؤس کرتا ہے. کیا کہے گا اور آپ مجھے ایگزیکٹلی کیا ہی کہتے ہیں. وہ آئیں گی نا کیرولائن لیوٹ، وہ چھٹیوں پہ نہیں ہے ابھی؟ نہیں، وہ آ گئی واپس آ گئی، شی از بیک آن ڈیوٹی. تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ان کے اسپوکس پرسن، ویسے ہی آگے سے ان کے نمائندے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم. یہ تو دنیا میں ویسے تو خالی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، اور بھی ہمیں بہت جگہ یہ سمجھتے تھے بڑی ٹرانسپیرنسی ہے مالیاتی رپورٹ پہ کوئی بتائے آڈٹ کر کے، کیا ان کی کانگریس بیٹھ کے اس وقت کر رہی ہے. چلیں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو بتائیں گے. ہاں جی، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے دے بس ویلکم بیک جناب. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اور ممالک جو ہیں وہ اپنے ہیریٹیج سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، اپنے ہسٹورک مونیومنٹس کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہم کوئی خاص مزاج نہیں دیکھتے لوگوں میں بھی، اور نہ ہی ہم انتظامیہ میں دیکھتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں ایک تو خوبصورت ہمارا ملک اتنا ہے، دوسرے ہمارے ملک پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، ظاہر ہے ٹورسٹ آ کر پہلے ہسٹوریکل چیزیں ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ان کی حفاظت. بالکل جناب. اب یہ دیکھیں نا کہ دیپال پور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر ایک تاریخی قلعہ انتظامیہ کی عدم توجہی اور بنیادی سہولیات کی بدحالی کے باعث تیزی سے زبوں کا شکار ہو رہا ہے. قلعے کے اندر آج بھی سینکڑوں افراد رہائش پذیر ہیں. اچھا، تاہم سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام شدید خستہ حالی کا شکار ہے، اور مختلف مقامات پر پانی کی لائنوں کی لیکیج ہے، نکاسی آب ہے، بہت سے مسائل ہیں اس قلعے کے اندر. مزید جانیں گے ہم عرفان علی خان کی اس رپورٹ میں. اس وقت میں موجود ہوں دیپال پور قلعے میں. دیپال پور قلعے کی اگر بات کروں تو دیپال پور قلعہ ایک قدیمی قلعہ ہے. یہ دیپال پور کا ایک ورثہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ اپنی شناخت کھوتے جا رہا ہے. اس کی دیواریں چیخ چیخ کے، ٹوٹی پھوٹی دیواریں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. دیپال پور قلعے میں سینکڑوں لوگ آج بھی ادھر رہائش پذیر ہے، لیکن اگر میں ادھر سیوریج کی بات کروں تو سیوریج کا نکارہ سسٹم ہے. اگر میں واٹر سپلائی کی بات کروں تو واٹر سپلائی کا سسٹم بھی بالکل نکارہ ہو چکا ہے اور لیک ہو چکا ہے. جو قلعے کی بنیادوں میں پانی داخل ہوتا ہے اور آئے روز قلعے کی کچھ نہ کچھ حصہ زمین بوس ہو رہا ہے. دیپال پور کے شہریوں اور قلعے کے باسیوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے اس پر توجہ دے، تاکہ یہ جو ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آن ہے، یہ بچ سکے اور یہ ہمارے بزرگوں کی جو نشانی ہے اس کو قائم دائم رہ سکے. جی تو یہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. فورٹ ہے اور یہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں. میں تو اس بات پہ ہی حیران ہوں، باقی چیزیں تو خیر بعد میں آئیں گی. اچھا ہم ذرا آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ایل پی جی کتنی مہنگی مل رہی ہے، باوجود اس کے کہ اوگرا نے پرائس کم کر دیے، 241 کر دیے. اس کے باوجود فی کلو کہیں پر 400، پشاور ہم نے سنا 450، کراچی میں 380، اس سے بھی زیادہ مل رہی منمانی. اب یہ جو گیس کی قلت ہے نا، اس کی وجہ سے یہ منمانی ہو رہی ہے. لوگ مجبور ہیں مہنگی ایل پی جی خریدنے پر، کیونکہ گھروں میں جو ہے وہ گیس نہیں آ رہی، گیس کی ٹائمنگ بڑی لمیٹڈ ہے، کئی گھنٹے گیس غائب ہے. اب ایک نوجوان ہے کراچی سے، مصطفیٰ سراج، انہوں نے بایو گیس کے ذریعے گیس کی قلت کا حل نکال لیا ہے. اب یہ حل انہوں نے کیسے نکالا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ ہیں کراچی کے مصطفیٰ سراج، جنہوں نے بایو گیس کے ذریعے قدرتی گیس کی قلت کا حل ڈھونڈ لیا. اب گیس نہ ہو لیکن چولہا ضرور جلے گا. دھیرے دھیرے لوگوں کو اگر یہ پرووائڈ کر سکے تو وہاں ان کی لکڑی کا یوز ختم ہو جاتا ہے. انوائرمنٹل بہت بڑا بینیفٹ ہے. پلس ان کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس کچن کا ویسٹ تو ہے ہی، مینیور ان کے پاس اپنے گھر میں اویلیبل ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہاں اگر گورنمنٹ کا سپورٹ اگر ملتا ہے ہمیں یا آرگنائزیشن کا سپورٹ ملتا ہے تو یہ ایک گیم چینجر بن سکتا ہے رورل ایریا کے اندر. اس بایو گیس سسٹم میں کچن کا روزمرہ کا کچرا ڈالا جاتا ہے، جو مخصوص عمل کے بعد بایو گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. سلنڈر کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ایکسٹرنل سورس کی ضرورت نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے، نہ ہی اس کو چلانے کے لیے ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے. ان کو اس کو چلانے کے لیے صرف اپنا کچن ویسٹ ان میں ڈالنا ہے، ان کو ڈیلی گیس اور پلس فرٹیلائزر اس سے مل سکتا ہے. کراچی میں جاری گیس بحران کے دوران مصطفیٰ سراج کی یہ کاوش اس بات کا ثبوت ہے نوجوان اپنی صلاحیتوں سے بڑے مسائل کا عملی حل پیش کر سکتے ہیں. قدرتی گیس کی قلت نے جہاں شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے، وہیں کراچی کے نوجوان مصطفیٰ سراج نے بایو گیس کی صورت میں شہریوں کے لیے ایک نئی امید روشن کر دی.
कैमरामैन नौमान शेख के साथ इशक खान, ARY न्यूज़, कराची। जब दुनिया आगे बढ़ती है हम किसी कोई हाइब्रिड जो है ना निज़ाम की तरफ चल रहे हैं, यानी कि अब आप फिर इस तरह फिर कहते हैं ना गांव देहात में तो ऐसे ही लोग जो है वो खाना पका रहे होते हैं, तो हम भी कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, शहरों में क्यों रह रहे हैं? फिर आप मुझे बताएं। सही बात है। अच्छा, बात मैं ये सोच रहा था वैसे कि मैं ये जानने के लिए बड़ा इंट्रीग्ड हूँ कि ये गैस का जो है वो उसमें कोई टेस्ट भी आता होगा, खाना इसमें जो पकता है वो नॉर्मली पकता है, कोई इसमें कोई डिफरेंट पकता है? क्योंकि वो किचन का वेस्ट है। हाँ। और जो मैन्यूर है वो है, मैन्यूर क्या कहते हैं उसे, यही वर्ड होता है, किचन वेस्ट होता है और काऊ डंग से भी वो होता है, तैयार होता है। ये हम जानने में वैसे जानेंगे, इस हवाले से भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक बहादुर पाकिस्तानी का वाक़या किस्सा जो कि इटली के शहर बरेशा में पेश आया और इस पाकिस्तानी ने मिसाल कायम कर दी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इनका ताल्लुक गुजरात से है, इनका नाम है नवीद असलम। ये एक पार्क में गए और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि 2 बच्चों पे हमला हुआ। और हमला किसने किया? एक नाइजीरियन शख्स था, बाशिंदा था, उसने 2 बच्चों पे हमला किया और उनकी गर्दन दबाए रखी थी। इन्होंने क्या किया कि जनाब जब वो नाइजीरियन जो बाशिंदा था उन बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान नवीद असलम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस हमला आवर को दबोच लिया और उस वक्त तक काबू में रखा जब तक पुलिस मौके पर ना पहुंच गई। और नवीद असलम के बहादुरी इसलिए भी मजीद काबिल तारीफ है कि उन्हें चंद माह पहले ही पीस मेकर भी लगाया गया है। क्या ज़बरदस्त बात है। और इस कारनामे पर जो बरेशा शहर की मेयर हैं उन्होंने नवीद असलम की जुर्रत और शहरी जिम्मेदारी के एतराफ़ में यादगारी शील्ड से भी नवाजा। वैसे पाकिस्तानी अपने मुल्क पे मेहमान नवाज तो हैं ही, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं। बाहर अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हो वो हेल्प ज़रूर करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बहादुर और हीरो पाकिस्तानी नवीद असलम हमारे साथ मौजूद है। नवीद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे मुल्क में इस तरीके से, ज़ाहिर है आपको ख़तरा, आपको भी ख़तरा था उस शख्स से, उस शख्स के पास कोई हथियार भी हो सकता था, तो ये आपके जहन में उस वक्त क्या ख्याल आया, क्या आपके थॉट्स थे जब आपने मंजर देखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ पार्क में मौजूद था। तो जैसे ही मैंने इस नाइजीरियन शख्स को देखा तो मुझे ये ऑलरेडी ज़हनी मरीज दिख रहा था और जो क्या पता लगा रिपोर्ट्स के बाद कि इसको ऑलरेडी अदालत ने घर में नज़रबंद किया हुआ था। उसके बावजूद ये घर से बाहर आ चुका होता और इसने ड्रग्स भी ली हुई थी और इसने आते ही 4 साल का एक बच्चा था जिसका इसने गला दबा कर उसको मारने की कोशिश की और उसको उठा लिया। वो बाइसाइकिल के ऊपर मौजूद था, उसको बाइसाइकिल के समेत ही उठा दिया इसने और उसका गला दबाया। उसकी माँ जो है वो चिल्लाती रोती दौड़ती इसकी तरफ आई और इतने में मैं वाइफ के साथ बैठा हुआ था। तो पहले तो मैं उठ के जैसे ही दौड़ने लगा तो मुझे वाइफ कहती है नहीं रहने दो, तुम्हें वैसे भी पेस मेकर लगा हुआ, कहीं उसके पास कोई छुरी वगैरह कोई चाकू ही ना हो तो तुम ना जाओ, बेहतर है रहने दो। तो मेरे से रहा ना गया, अल्लाह की तरफ से कुछ मेरे अंदर कुछ इस तरह की बहादुरी आ गई और अल्लाह की तरफ से जो है ना मैंने ये फैसला कर लिया उसी टाइम एट द मोमेंट, यानी कि एक लम्हे के लिए मैंने सोचा था कि मैं ना जाऊं बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर उठ के भागा। जैसे ही भागा मैंने जाकर उस बच्चे की जान छुड़ाई। जान छुड़ाते ही ये लड़का जो नाइजीरिया का था ये थोड़ा सा आगे चला, इसने ज़मीन पर मुक्के मारने शुरू कर दिए अपने ही और इसका जो है हाथ शदीद जो है वो ज़ख्मी हो गया और उससे खून बहने लगा। तो जैसे ही फिर सारे पार्क में बच्चे थे, छोटे बड़े सारे माएँ सब देख के इकट्ठे हो गए कि ये पता नहीं पागल है। तो जैसे इकट्ठे हुए तो एक बच्चा देख रही था, बांग्लादेश का था 7 साल का, वो भी साइकिल के ऊपर ही खड़ा देख रहा था। तो इसने आते ही उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा और इसने उसकी बाजू पकड़ के मरोड़ दिया, ऐसे जैसे तोड़ने लगा। तो फिर मैं भागा इसकी तरफ, फिर मैंने जाके इसको छुड़ाया। तो जैसे मैंने इसको छुड़ाया तो मुझे कहते मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। इसने मुझे ऐसे इशारे में करके बताया कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अब मुझे डर था इसकी जेब में कोई चीज है, लेकिन मैंने उसी टाइम ना इसको जोर से अपनी दोनों बाजू में दबोच कर नीचे फेंक कर जमीन पर और मैंने इसको दबाई रखा नीचे जमीन पर। साथ ही मैंने वाइफ को बोला तुम पुलिस को कॉल कर दो। अब पुलिस 20 मिनट तक आई। उस 20 मिनट के दौरान इस बंदे के साथ मैं इसी तरह ही लड़ता रहा। इस बंदे ने मुझे कभी इधर फेंका कभी उधर फेंका, यानी कि हर 10 सेकंड वो तो रिलैक्स होता था, उसके बाद फिर वही काम शुरू कर देता था कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो इसकी हालत है ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ये बच्चों को तो दूर की बात है।
تو نوید میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری پوری اس ایپیسوڈ میں 20-25 منٹ لاسٹ کیا یہ ساری سچویشن اور آپ کو پیس میکر بھی لگا ہوا ہے وچ مینس کہ آپ کی طبیعت ناساز بھی ہو سکتی تھی کہ طبیعت بگڑ بھی سکتی تھی تو آپ کو بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا آپ نے کوئی خیال بھی نہیں آیا آپ کو کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ہی نہ کچھ ہو جاتا میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس نے آلریڈی میرے نا دل والی سائڈ پہ جہاں پیس میکر لگا اس نے 2-3 مکے مجھے مارے ہیں لیکن مجھے کافی درد محسوس ہوئی ہے اس ٹائم لیکن میں یہ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں تو لیکن پھر میں نے بولا نہیں اس کی حالت بہت خراب ہے اور اس نے آلریڈی ایک بچے کا گلا دبانے کی کوشش کی تو یہ کسی نہ کسی کو مار دے گا اور وہاں کافی نیشنلٹیز کے بندے تھے جو کہ کھڑے دیکھ رہے تھے اور موویز بنا رہے تھے پورا پارک یعنی کہ کیمرے آن کیے ہوتے ہیں لیکن کوئی بندہ میری نزدیک جاننا چاہتی ہوں کہ آپ تنہا اس شخص کا مقابلہ کر رہے تھے اور وہاں پہ آپ نے بتایا کہ جو پہلا جس بچے کو آپ نے بچایا اس کی ماں بھی وہاں پہ پریشان کھڑی تھی کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ایک بھی بندہ نزدیک نہیں ہوا وہاں سیکورٹی والا ایک بندہ تھا حالانکہ اس نے بھی فون کان کو لگا کے اور وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا یہاں کیونکہ قانون اس طرح کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو حالانکہ میں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اس کو زمین پر دبوچے رکھا کبھی ادھر سے ادھر پھینکتا تھا کبھی ادھر پھینکتا تھا کبھی اٹھ کے پھر کھڑا ہو جاتا تھا پھر میں اس کو بٹھاتا تھا ریلیکس کرتا تھا لیکن میں یہی دعا مانگ رہا تھا آپ نے کہا یہاں پہ قانون ہے کہ کسی پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے بڑے طریقے سے اس شخص کو ہینڈل کیا جب الٹیمیٹلی وہاں پر پولیس آئی ایونچولی تو کیا گفتگو ہوئی کہ پولیس نے پھر یہ تو نہیں کہا جی آپ پہ فلاں قانون لگ جائے گا آپ کو تو بلکہ اپریشیٹ کیا گیا ذرا ہمیں یہ بتائیے گا یہ کیسے ہوا پولیس نے 2 بندے آئے پولیس کے جن سے وہ 2 بندوں سے وہ قابو نہیں آ رہا تھا وہ ہتھ کڑی نہیں اس کو لگا پا رہے تھے کہ اس میں اتنی طاقت تھی اور پھر میں نے ان کی ہیلپ کی انہوں نے بولا کہ ایک ہاتھ پکڑو اس کا میں نے ہیلپ کی اور ہتھ کڑی لگوائی اور اس کو گاڑی میں بٹھانے تک بھی میں نے ہیلپ کی وہ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ بہت شکریہ تمہارا تم نے بہت اچھا کام کیا ہم صرف اس کو جیل میں ڈال کر واپس آ رہے ہیں اور یہیں رکو اور ایمبولینس کو کال کر دی ہوئی ہے کیونکہ وہ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میرے بھی دل والی سائڈ پہ درد ہو رہی تھی تو اتنے میں پورے پارک کے بچے اور مائیں جیسے ہی وہاں پولیس کی گاڑی جیسے ہی نکلتی گئی سب نے کلیپنگ کر کے مجھے اپریشیٹ کیا لیکن پولیس نے بھی اپریشیٹ کیا مجھے اس بات کے اوپر کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کیا بات ہے کیا ویسے لاسٹلی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پیغام دینا چاہیں گے اپنے جیسے نوجوانوں کو میں تو اپنے نوجوانوں کو اور سب کو خاص طور پہ اوورسیز ان سب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کا کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ملک کا جو ہے آ کے اسلام کا ان غیر ملکوں میں آ کے آپ اپنا جو ہے نام روشن کریں اور جو حق سچ کی بات ہے اس کے لیے بے شک آپ ڈٹ جائیں لیکن اب دیکھیں مجھے اتنی خوشی فیل ہو رہی ہے اور میری فیملی کو جو کہ مجھے ڈائریکٹلی جو ہے اس پورے پروونس کی جو میئر ہے اس نے ڈائریکٹلی مجھے کال کر کے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیا کہ مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دو میں نے آپ کو جو ہے نا انعام دینا ہے واہ کیا بات ہے لیکن مجھے ایک چیز کا اور پتہ چلا کہ جی پولیس وہاں بھی لیٹ پہنچتی ہے تھینک یو سو مچ نوید اسلم بہت شکریہ بینگ اے پاکستانی ہاں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی باہر جا کر ایسے بھی کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے لیکن بہرحال خیال رکھنا ضروری ہے قانون کو مد نظر رکھنا یہ والی بات جو نا یہ کراچی کی انتظامیہ کو نہ پتہ چل جائے ورنہ وہ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے یہاں پر پولیس جلدی آتی ہے اور وہاں پہ جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس ویلکم بیک ونس اگین اور ظاہر ہے کچھ ایسے آپ ظاہر اب ہر چیز آپ جو بھی لین دین کریں بینک کے تھرو تمام تر لین دین ہوتے ہیں لیکن بہت ساری نئے فیچرز بھی آ رہے ہوتے ہیں اس متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں آج ڈونٹ یو تھنک بینکنگ اٹ سیلف ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ جھنجٹ بھی ہے ڈاکیومنٹس بھی ہیں آنا جانا بینکوں کے چکر آن لائن اگر آپ کو چیزیں آپریٹ کرنی آتی ہوں اور جو کسٹمر سروس ہوتی ہے وہ بڑی ہیلپ فل بھی ہوتی ہے بٹ سم ٹائمز اس کے لیے آپ پیشنس ریکوائر ہوتا ہے فون کال کے لیے اچھا ہم یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل بینک کی یہ ایک جدید ڈیجیٹل فرسٹ اسلامی بینک ہے جو صارفین کو آسان تیز محفوظ بینک کاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے ٹیکنالوجی آج کل جی بڑی امپورٹنٹ ہے جو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرے آپ سمجھے جی وہاں پر بڑا کام تیزی سے ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے جو ایک روایتی کنونشنل بینک کاری کا ایک جو پیچیدہ جس کی سائم بات کر رہے تھے نا وہ جو طریقہ کار ہے اس کو سادہ بنائے جو صارفین کے پاس اب تو ہر وقت موبائل موجود ہے موبائل اور ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے جو روزمرہ کے آپ کے مالیاتی معاملات ہیں اس کو آسان بنایا جائے
اچھا تو اب یہ جانیں گے ہم کہ مشرق ہے کیا اور یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے, کس طرح سے یہ سادہ کر رہا ہے پیچیدگیوں کو. ہمارے سے گفتگو کے لیے موجود ہیں CEO مشرق پاکستان محمد ہمایوں سجاد صاحب. تھینک یو ویری مچ ہمایوں صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. تھینک یو جی, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. لولی. آپ ذرا بتائیں ہمیں کہ مشرق ہے کیا اور یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے باقی بینکنگ, نارمل بینکنگ سے. مشرق بینک دبئی کا ایک پرائیویٹ بینک ہے جو کہ پچھلے 60 سال سے UAE میں ایگزسٹ کرتا ہے اور ریجن کا ایوارڈ وننگ ایک لارج بینک ہے. اس بینک نے 2017 میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا کہ ایک ڈیجیٹل بینک میں کنورٹ کریں. اس ٹائم پہ کوئی 70 سے زیادہ برانچز تھیں UAE میں مشرق بینک کی, اور آج 5 برانچز رہ گئی ہیں. اور اس بینک نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیا, جس میں کسٹمر کو برانچ جانا یا بینک اور برانچ کے ریلیشن شپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. اچھا. سو یہ ایک ایسا جدید بینک ہے جو کہ ہم اپنے گلوبل ایکسپیرینس سے لرن کرنے کے بعد پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے 2022 میں ڈیجیٹل بینکنگ کے لائسنسز ایشو کیے, اور ان میں 5 لائسنسز میں ایک مشرق بینک کو بھی لائسنس ملا. ٹھیک ہے. اور ہم نے سپٹمبر 2025 میں اس بینک کو پاکستان میں لانچ کیا. صحیح. اس کی کوئی برانچ نہیں ہے. اچھا, برانچ لیس ہے, لیکن یہ ایک مکمل بینک کے طور پہ پاکستان میں وہ ساری بینکنگ کی سروسز کسٹمرز کو آفر کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اور جو ڈیجیٹل ہے, اس کو فرسٹ ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم کیوں کہا جا رہا ہے, تو ذرا ہمیں تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتا دیں. جیسے آپ نے کہا برانچ لیس ہے, اب لوگوں کو برانچ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جو آج کی بینکنگ ہم دیکھتے ہیں وہ ساری برانچ کے اراؤنڈ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے, اور اس میں جب یہ ڈیجیٹل آیا تو بینکس نے ایک موبائل ایپ کو کسٹمرز کو آفر کیا, تو لوگوں کو یہ لگا کہ موبائل ایپ ہی ڈیجیٹل بینکنگ ہے. لیکن اسینشلی آج بھی بہت سی سروسز موبائل ایپ پہ نہیں اویلیبل, اس کے لیے آپ کو برانچ ہی جانا پڑتا ہے. لیکن ڈیجیٹل بینکنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو وہ ساری بینکنگ کی سروسز اس جگہ پہ آفر کریں جہاں پہ کسٹمر کی کنوینئنس ہے. وہ گھر پہ ہے, آفس میں ہے, وہ دن ہے یا رات ہے, اس کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ اس سروس کے لیے مجھے برانچ جا کے کوئی کام کرنا پڑے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم سب اپنی ڈیلی لائف میں ایک ڈیجیٹل لائف سٹائل گزارنا شروع ہو گئے, اور اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن گوگل, فیس بک, انسٹاگرام اس کی وجہ سے یہ بن گئی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں مجھے یہاں پہ اویلیبل ہیں تو مجھے بینکنگ بھی اسی طرح سے میری لائف میں اویلیبل ہونی چاہیے. تو بلکہ واٹس ایپ نے تو آپ یوزر نیم انٹروڈیوس کرا دیا, اب آپ کے نمبر سے نہیں, آپ کے یوزر نیم سے لوگ آپ کو جو ہے. مشرق ایک ایپ ہے یا ایک سافٹ ویئر ہے یا ایک ویب سائٹ ہے مشرق, یہ بتائیے گا ہمیں کیا ہے, چینل کیا ہے مشرق کا. اینڈ سیکنڈلی برانچز کے بغیر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, تو اس میں صارفین کا اعتماد کیسے حاصل کرے گا مشرق؟ دیکھیں ایک ڈائلیما ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بینکس نے ڈیجیٹل بینکنگ انٹروڈیوس کی تو اس سے پہلے ATM ایک 24/7 کی سروس ہوتی تھی. تو جب ڈیجیٹل بینکنگ آئی تو اس کو ایک چینل کے طور پہ کہا گیا کہ جی اب آپ ادھر سے بھی بینکنگ کر سکتے ہیں, اور اس کی سروسز لمیٹیڈ تھیں. اور اس لمیٹیشن میں یہ بھی لمیٹیشن تھی کہ آپ 2 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ مشرق بینک سے 2 کروڑ کی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں یا 2000 کی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو موبائل ایپلیکیشن یا آنے والے دنوں میں اور فیچرز ہم انٹروڈیوس کریں گے, وہاں سے ہی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی یہ سوچنا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی لمٹ ہے اور برانچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا, سو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے جو کہ آج بھی جو بینکس ڈیجیٹل بینکنگ آفر کر رہے ہیں اس میں لمیٹیشن ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمیں ڈیجیٹل سہولیات جو مقامی مارکیٹوں اور جو خریداری کے عمل ہے اس میں کس طرح ہیلپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کے پاس کیش یا چیک تھا تو وہ کیش ایکسچینج کرنے میں جو ہینڈز ہیں اس میں ایک اور 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں. ایک لیفٹ ڈیجٹ بائس کا کانسیپٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈوانس کنٹریز میں
3.99 या 40.99 इस तरह से वो एक वैल्यू प्रोडक्ट की लगाते हैं। तो उसमें दो चीज़ें उन्होंने कवर की, एक तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि अच्छा यार ये प्राइस कम है, हाँ। और दूसरा जो टिल पे पेमेंट रिसीव करे होते थे वो अगर छोटी अमाउंट होगी जिसमें 1 पेनी या 10 सेंट्स वापस करने तो उनको टिल खोलनी है और वहाँ से वो चेंज देना है, तो उसकी वजह से फ्रॉड रिड्यूस हो गया। डिजिटल बैंकिंग का फ़ायदा ये है कि अगर किसी ने आपसे कहा कि जी मुझे 36 रुपये दे दो, तो अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास चेंज उतना वॉलेट में मौजूद है कि नहीं है। आप 50 का नोट आप एग्जैक्टली 36 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इकॉनमी में अगर थोड़े नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान 2016 में 450 ट्रिलियन रुपीस की पेमेंट्स एक साल में टर्न अराउंड करता था। ठीक है। आज तकरीबन 650 ट्रिलियन रुपीस की पेमेंट्स टर्न अराउंड होती है, और इसमें ज़्यादातर रीज़न ये है कि डिजिटल बैंकिंग थैंक्स टू ईजी पैसा, जैज़ कैश एंड अदर बैंकिंग एफर्ट्स, इसमें अब पेमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं, सिर्फ कैश नहीं है। और लास्ट क्वार्टर में तकरीबन अगर हम 12 महीनों को देखें तो 10 अरब पेमेंट्स प्रोसेस हुई हैं, जो कि 2016 में ये 780 मिलियन पेमेंट्स थी। और अगर आप एक बड़े मुल्क के साथ इसको कंपेयर करें विच इज़ सिमिलर टू पाकिस्तान, एक ब्राज़ील में 115 अरब पेमेंट ट्रांजैक्शन एक साल में होती है। सो जिस तरह से इकॉनमी में ये पैसा डिजिटल की वजह से सर्कुलेट करेगा उतना ही इकॉनमी को बेनिफिट होगा। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से क्या किरदार है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल ये है कि वो फ्यूचर एनेबल करने के लिए फ्रेमवर्क और रेगुलेशंस लेके आता है, और मार्केट में वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मशरिक बैंक जैसे बैंक्स पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि जी हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर स्टेट बैंक ये लाइसेंसेस ना इशू करे या वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट ना करे तो बैंक्स उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पाकिस्तान में ऑफर नहीं कर सकते। बिल्कुल। लास्टली हम चाहते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं दूसरे पाकिस्तान के सार्फिन इस तरह डिजिटलाइज चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए या तरीके को अपनाने के लिए तैयार हैं? फ्रेंडली है ये? देखिए, एक डिलेमा हमारा ये भी है कि जब डिजिटल बैंकिंग ऑफर हुई तो उसके साथ वो सिक्योरिटी के कंट्रोल्स और वो ट्रस्ट नहीं इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से एक फियर है कि डिजिटल में या मोबाइल में मेरा पैसा चोरी हो जाएगा या मेरा मोबाइल अगर गुम हो गया तो मेरे पैसे भी चले जाएंगे। अब उस फियर की वजह से आज रियलिटी ये है कि जो डिजिटल की पेमेंट है वो 45,000 रुपये की एक पेमेंट की एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अच्छा। और जो चेक पे ऑर्डर या कैश की एवरेज पेमेंट की वैल्यू है बैंकों में वो 8.5 लाख रुपए की है। यानी लोग अभी भी उस पर ट्रस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मशरिक बैंक ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें लिमिटेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी, कन्वीनियंस और ट्रस्ट को हमने बिल्ड किया ताकि आप बिना किसी झिझक के वो बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप वो किसी प्रोडक्टिव काम में टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच हुमायूं सजाद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वाज लवली मीटिंग यू, और आपने बड़े अच्छे से हमें समझा दिया मशरिक के बारे में भी। और जनाब, ये जो बैंकिंग हैसल है उससे हमारी जो है वो जान छूट जाएगी। वैसे मैं अभी ये सोच रहा था सदफ कि जब नया नया सारा डिजिटल निज़ाम आया था तो वाकई में ये खौफ था, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए डर लगता था, और ये डर वाकई में था कि अगर फ़ोन चोरी हो गया तो साथ में पैसे भी चोरी हो जाएंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली हुकूमत भी बड़ी कोशिशें कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, कैश को डिस्करेज किया जा रहा है और ये प्रमोट किया जा रहा है कि जो है वो डिजिटल पेमेंट की तरफ हम जाएं। और लोग क्रिप्टो में पहुंच गई है भाई, बड़ा अमाउंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हुए डरते हैं। मशरिक बैंक ने ये किया है कि अब आप जितना भी नंबर्स अमाउंट हो आप वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमने आपके सामने रख दी है सारी सूरत हाल। ज़रा बात कर लेते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ जारी हैं, क्या किया जाए, ख़ास तौर पर आप अपने शहर में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों में चिड़ियाघर की सैर हो जाए तो फिर बच्चे जो है ना वो उनको बड़ी फेमिलराइज हो जाते हैं। वो जो जानवर उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स में देखे होते हैं वो उन्हें देखने को भी मिलते हैं अक्सर बेशतर। तो यहाँ पर सख्त गर्मी के बावजूद बच्चे जो हैं वो यहाँ का रुख कर रहे हैं, हमें बता रही हैं सिद्रा गयास लाहौर से। आइए देखते हैं।
गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा दोबाला करने के लिए बच्चों ने रुख कर लिया लाहौर चिड़ियाघर का। शहर भर से बल्कि दीगर इलाकों से भी आने वाले बच्चे अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। बच्चों का कहना है कि इन्हें जानवरों को करीब से देखकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। रावलपिंडी से आए हैं, अभी हम जू में आए हुए हैं। टाइगर अच्छा लगा, वो सोया नहीं रहता, वो उठा रहता है, खाना भी खा लेता है आराम से। मैं सरगोदा से आया हूँ और हम लोग जू में एनिमल्स देखने आए हैं। मेरा एनिमल फेवरेट है टाइगर और बहुत अच्छा लगा है। चिड़ियाघर जहां बच्चे जानवरों को देखकर खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ शदीद गर्मी में जानवरों के लिए भी खसूसी इंतजामात किए गए हैं ताकि इन्हें मौसम की शिद्दत से महफूज रखा जा सके। मैं लइये से आया हूँ इधर लाहौर जू देखने के लिए। हम पहले सारे एनिमल देखेंगे, फिर हम अलग अलग जगह पे यहाँ पे देखेंगे, टूर करेंगे। मैं जू पे आई, अच्छा लग रहा है। हमने बहुत सारे एनिमल्स देख लिए। मौसम सर्द हो या गर्म, बच्चों की फरमाइश पूरी करना वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होती है। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज़, लाहौर। अच्छा, गर्मी से झुलसे हुए, पानी को तरसे हुए, डरे घबराए हुए वाइल्ड केज्ड एनिमल्स देख के बच्चे जो हैं वो कुछ अच्छी बात तो नहीं सीखेंगे। ऑब्वियसली यही सीखेंगे कि यार कल को हम भी शेर ला के जो है वो फार्म हाउस में बना के वहाँ पे डाल देंगे, उसको केज कर देंगे। इससे बेहतर है कि सिफारिश का रुख करें, अपने बच्चों को जानवर जो है उनके नेचुरल हैबिटेट में जाके दिखाएं और वो एक्सपीरियंस सफारी एक्सपीरियंस कराएं, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे और वो एक नेचुरल हैबिटेट भी होगा इन जानवरों के लिए। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से बार बार ये गुजारिश कर रहे होते हैं, अब चिड़ियाघर के ज़माने गए, अब जू के ज़माने क्लोज ऑल द जूज। अगर आप वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो कर भी सकते हैं, तो फिर भी जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट से लाकर पिंजरे में रखना, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। हम लेंगे